अर्जुन लाल सेठी कहाँ के रहने वाले थे? कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? बाद में कौन से सामंत के वो सचिव थे? चौमो के सामंत थे। कौन से राजा उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते? तब उन्होंने क्या कहा? अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर। फिर मथुरा की कौन सी स्कूल में पढ़ाते थे? कौन सी समिति बनाई? शिक्षा प्रचारक समिति। कौन सा स्कूल स्थापित किया? वर्तमान विद्यालय कहाँ बनाया गया? कब बनाया गया? किसकी पाठशाला थी ये? इसके स्टूडेंट या अर्जुन लाल जी कौन से बम कांड से जुड़े हुए थे? बाद में कौन से हत्याकांड में इनका नाम आया था? अंग्रेजों ने पकड़ के कहां भेज दिया? जेल में। कौन सी जेल? वेलूर जेल में इन्होंने भूख हड़ताल की थी। वहां से निकल के गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। फिर कांग्रेस के कहां के अध्यक्ष बने? राजपूताना और काकोरी ट्रेन एक्शन के कौन से बंदे को शरण दी थी? फिर पॉलिटिक्स छोड़ दी तो मनाने के लिए कौन आए थे? बाद लास्ट टाइम अजमेर की दरगाह में क्या पढ़ाते? मृत्यु के बाद इन्हें 2 किताबों के नाम बताओ। स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। 3 नाटकों के नाम बताओ। महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। अच्छा, केसरी सिंह बारट का जन्म कहां पर हुआ? देरावरपुरा खेड़ा। कहां पे पड़ता है? कौन सी रियासतों में काम किया? मेवाड़ में इनके कहने पे कौन आए? लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार कब लगाया? भाग लेने के लिए कौन से मेवाड़ महाराणा जा रहे थे? तो उनको कितने दोहे लिख के भेजे जिनको क्या कहा जाता है? और इनको पढ़ने के बाद फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग। कोटा में किस पद पे लगाया गया था इनको? सुपरिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी। कौन से महंत के हत्याकांड में नाम आया? महंत प्यारेलाल। और इनको कौन सी जेल भेज दिया गया? वहां से आने के बाद गांधी जी के पास कहां चले गए? और इस महंत प्यारेलाल हत्याकांड में और कौन कौन शामिल थे? रामकरण, हीरालाल जालोरी और सोमदत्त लहरी। और इनके शिक्षा संबंधी विचार: अंग्रेजी मत पढ़ो, मेयो कॉलेज मत जाओ, इंग्लैंड मत जाओ। जापान क्यों जाओ? जापान में राष्ट्रवाद की भावनाएं ज्यादा थी। कैसी भावनाएं ज्यादा थी? राष्ट्रवाद की भावनाएं। जापान छोटा सा देश है, देखो ना, मतलब आप जापान को मैप में देखोगे तो आप देखोगे जापान में ले दे के 4 टापू है। और 1905 में जापान ने रशिया को हरा दिया था। किसको हरा दिया? जबकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, आज भी सबसे बड़ा है। तो पहले तो और बड़ा था। तो पहले तो ये तुर्कमेनिस्तान, तुजाकिस्तान, अफगानिस्तान जीते कान कान यान यान है, ये सारे उनके ही हुआ करते थे। फिर भी ये हरा गए थे। जापान छोटा था देश, रशिया इतना बड़ा देश, उसके बावजूद जापान जीता। और कभी देखना, जापानी छोटी छोटी हाइट के होते हैं, छोटी छोटी हाइट, मीची मीची आंखें। और दुनिया में सबसे भयंकर डाकी कहेंगे आदमी तो रशिया। लड़कियों की हाइट मिलेगी 6 सवा 6। तो मतलब पुरुष तो और लंबा होता जा रहा है, उसके बावजूद छोटे छोटे जापानियों ने उछल उछल के मारे होंगे, है ना। जापानी बोनों ने रूसी भालू को हरा दिया। जापानी बोनों ने किसको हरा दिया? रूसी। ये तो राष्ट्रवाद की भावना देगी यार। ये कोई छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है तो ये केवल किसके दम पर हरा सकता है? राष्ट्रवाद। ये बंदे बंदे के अंदर यूं देशभक्ति की भावना भरी हुई हो तो वो देश ऐसा कुछ भी कर सकता है। और कभी आप नोटिस करो, 1945 में जापान ने 2 परमाणु, अमेरिका ने 2 परमाणु जापान पे डाल दिए, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी। ले दे के 4 टापू है बापड़ों के, उनमें 2 बर्बाद हो गए। उसके बावजूद आज भी वो देश दुनिया की महाशक्ति है। अपने पे यदि ऐसा हो जाए तो अपने 1000 साल वापस नहीं खड़े हो। और कहते हो परमाणु डाल दिए थे साहब, क्या करते? पहले तो ठीक ही थे। पर जापान ने ऐसा कभी भी रोना रोया नहीं साहब, खड़े होंगे, वापस खड़े होंगे। आप जापान में ऐसी बातें सुनोगे कि ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई, ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई तो रेल मंत्रालय ने माफी मांगी। कि हम माफी मांगते हैं कि भाई 1 मिनट का बहुमूल्य समय आपका हमने बर्बाद किया और हम आपकी टिकट के पैसे वापस देते हैं। एक अपने 9:15 वाली ट्रेन आनी है, अपने 9:15 बजे स्टेशन पर जाते हैं और उससे जाके पूछते हैं 9 बजे वाली कितने बजे आएगी? 9:15 तो ऑलरेडी हो चुकी है, पर अपने को विश्वास है कि भाई 15 मिनट तो लेट है ही, आगे और कितनी लेट है वो अपने से पूछ। मेरे को दोस्त हंसते हैं कि एक बार उनको जाना दिल्ली से लखनऊ, 9 बजे की ट्रेन, स्टेशन पर पहुंचे तो 8:56-57 हो गए। दौड़ते गिरते पड़ते जैसे पहुंचे, इधर से घोषणा हुई कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन नंबर इतने इतने इतने, प्लेटफॉर्म नंबर इतने 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 पर आ रही है। और उन्होंने कहा अरे यार आज तो ऑन टाइम एकदम, ये तो 5 मिनट भी लेट हो जाते तो आज मर जाते। और पास में पड़ोसी खड़े थे, उनका भैया यार रेल मंत्रालय कितना अच्छा काम करने लग गया, ऑन टाइम ट्रेन। उनका ट्रेन कब किया आपकी? आज वाली? ये कल वाली आ रही, 24 घंटे लेट है।
आज वाले पता लगाओ आगे कितने घंटे लेट है, चिल मारो यार स्टेशन पर कई देर, क्या करना है इतना जल्दी आगे जाके, एक अपना देश है। ऐसा आप जापान के अंदर सुनेंगे कि एक जूतों की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने कहा हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, और मालिक ने कहा भाई नहीं बढ़ाऊंगा तनख्वाह, तो मजदूरों ने कहा हम करेंगे हड़ताल, उन्होंने कर दो हड़ताल तुम। अब मजदूरों ने हड़ताल की और एक पैर का जूता बनाना शुरू कर दिया। 7 नंबर का राइट पैर का जूता, 8 नंबर का राइट पैर का जूता, 9 नंबर का राइट पैर का जूता। अब मालिक के तो काम आएंगे नहीं, एक पैर का जूता कैसे बेचे? तो मालिक ने फाइनली बात मान ली और मान के उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, तनख्वाह बढ़ा दी, दूसरे पैर का जूता भी बना लिया, काम भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई। ये कही अपने हो, अपनी दुकान तो बंद है, बाकी जगह भी चक्का जाम है, बाकियों की दुकानें भी हम क्या कर देंगे। हमारे देश को सबसे अधिक तो नैतिकता सीखने की आवश्यकता है। क्या सीखने की आवश्यकता है? हम नैतिक रूप से इतने गए बीते लोग हैं जिसके हद नहीं, कोई लखन दूर दूर तक अपने में लखन नहीं है ना। ये आप विदेशों में, दुनिया में नैतिकता के मामले में सबसे अच्छे तो है बेचारे गोरे, गोरों से अच्छा इस मामले में कोई नहीं, वो बेचारे यूं, ये बहुत बातें उनकी बहुत ही अच्छी है। ये पीढ़ी भी खूब अच्छे हैं, जापानी वापानी ये है ना, जैसे जैसे रंग फेड होता है ना, ये चीजें गायब होती जा रही है एकदम, है ना। ये आप विदेशों में से फिल्मों में सीन देखेंगे और देखेंगे कि ये जो अपने शीशे वाले गेट होते हैं, ग्लास वाले जो गेट होते हैं, तो मतलब एक बंदा पुल पुश वाला जो गेट होता है, एक बंदा अंदर घुसा, उसके मान लो पीछे 9 आदमी और खड़े हैं, भले ही वो बंदा जो पहली बार घुसा कोई है, भले वो देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो घुसा है तो गेट पकड़ के खड़ा रहेगा जब तक बाकी 9 ना घुस जाए। अपने आगे अपने घुसे, फिर आगे चले गए, अब पीछे वाले के पड़ जा आगे सिर पे हमें कोई तरह से लेना देना, फूटे माथा तेरा फूटे, हम तो निकल गए। तो अपने जब भी किसी आगे कोई जा रहा गेट, तो अपने हाथ यूं रखते हैं, अपने पता गेट तो आएगा, फिर अपने उसको धकेलते रहे। ये तो बहुत सिंपल उदाहरण है। मैं दिन क्लास में पढ़ाऊं तो उधर वाले एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो शटर वाले गेट है, तो शटर को ऊपर से ढीला हो गया, तो अब बच्चा एक निकल रहा है तो शटर नीचे आ रहा था, तो उसने उसने देख लिया शटर, तो उसने ऊपर कर दिया। अब वो भी ये नहीं कि उसको पूरा लगा दे या उसको पकड़ के खड़ा हो जाए, पूरी भीड़ जा रही है, दूसरा जा रहा था उसने ऊपर कर दिया, तीसरा जा रहा था उसने कर दिया, चौथा ठिकना रह गया, उससे हुआ नहीं, माथे में पड़ा। फिर गवर्नमेंट डांटा किसी को, तब वो कोई जो कर्मचारी वहां जो काम कर रहे थे वो कोई उसको पकड़ के खड़े हुए, मतलब इतनी समझ भी नहीं है कि जस्ट पीछे लोग हैं उनके ऊपर गिरेगा, हम इसको ऐसे कैसे मार सकते हैं, धक्का कैसे मार सकते हैं। तो हम अलबेला देश है अपना। अपना तो वो है कि एक अमेरिका का आदमी अपने देश आया, वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, वो तो भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं नास्तिक हूं, दिखाओ मुझे भगवान कहाँ है। फिर वो इंडिया आया, महीने भर तक इंडिया घुमा और जाते टाइम उसने कहा भगवान होता है और मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। कहा कैसे? इंडिया आते ही तुझे कैसे पता चला? उसने कहा साहब यदि भगवान नहीं होता तो ये देश चलता कैसे? कोई ना कोई तो है जो इस देश को चला ना। इन लखनों के साथ भी यदि देश चल रहा है, इसमें कोई शक्ति तो बेटी है जो इस दुनिया को चलायमान कर रही है, वरना देश चलता तो अपने हड़तालें, अपने हड़ताल का सीधा सा मतलब तो एक ये है कि रोडवेज की बस तोड़नी है। मुझे लगता है रोडवेज की बस इसीलिए बनी है क्योंकि हड़ताल में तोड़नी है। यदि रोडवेज की बसें ना बनती तो हड़ताल में क्या तोड़ते? तो सार्वजनिक, हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य है उनमें लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, अपने एक ही नहीं मानते। और मुझे सबसे बड़ा ये लगता है, आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे मूल अधिकार पढ़ोगे, है ना। मूल अधिकार पढ़ोगे आप, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, मूल अधिकार मूल अधिकार मूल अधिकार मूल अधिकार, दिन लगेंगे 7। सर डेली मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं, मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं। संविधान जब बनाया तब उसमें मूल कर्तव्य डालने ही भूल गए, बाद में वो मूल कर्तव्य जो बाद में डाले, वो मूल कर्तव्य आगे डाले, पहले अधिकार डाले फिर कर्तव्य डालने क्या बोल के बाद में डाले, अधिकार के बाद कर्तव्य डाले। कर्तव्य डाले तो एक आर्टिकल 51 नंबर, उसके अंदर मूल कर्तव्य पढ़ लेते हो एक क्लास में। इसका मतलब हमने अधिकारों पर जोर ज्यादा दिया, कर्तव्यों पर जोर, जब संविधान में जोर नहीं दिया हुआ तो अपने भी कर्तव्य मानते। इसलिए हम सबको क्या चाहिए, कोई भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार। तो मैं अभी वो दिवाली वाली छुट्टियों में विकास जी रसिया गए हुए थे, तो वहां एक कोई टापू है दूर काफी, पीटर्सबर्ग से दूर 400 किलोमीटर दूर एक टापू था केरेलिया नाम करके। मैं पहले एक बार गया हुआ था, तो इस बार मुझे लगा यार मॉस्को पीटर्सबर्ग तो देखे हुए इनको, तो क्या देखें, तो उस गाइड को कहा यार कोई ढंग की चीज दिखा, तो उसने कहा केरेलिया का टापू है वहां लेके चलता हूँ तुम्हें। तो एक सुनसान जंगल, वहां पर एक प्रॉपर्टी जू वू बने हुए, वहां पर वो लेके गया, पहाड़ झीलें विलेन खूब सारी थी वहां पे। वहां से वापस आ रहे, वो गाइड जो भैया थे वो गुजराती, दो हम बैठे हुए, तो आप इंडियन इंडियन मिल गए, हिंदी में बात कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं वहां से। जंगल, सुनसान जंगल के अंदर गाड़ी चल रही है, मेरे हाथ में कोई टिश्यू पेपर था, तो आपने कई देर तो हाथ वाथ पहुंचे किया उसको गोल
गाड़ी का खोला शीशा, मैं उसको फेंकने लगा तब तक तो उन्होंने अरे अरे फेंकना मत, इतने में तो मैंने फेंक दिया। तो उसने गाड़ी की ब्रेक लगाया, उसने कई देर लंबी सांस ली, अरे यार बाहर क्यों फेंका कागज। मैं कहा, यार खराब कागज था, तो यार बाहर नहीं फेंकना होता, आगे डस्टबिन में फेंकते। मगर हाँ यार वो तो मुझे पता है कि आप विदेश में सफाई का ध्यान ज्यादा रखते हो, पर यह तो ये सुनसान जंगल है, यहाँ पे तो क्या है फेंका जा सकता है। उसने कहा नहीं कैमरे लगे होते हैं, कोई देख ले तो फाइन लग जाएगा। मैं गया, यार देख बावड़े मत बना, जंगल में कौन कैमरे लगाता है यार। उसने कहा बात सही है, कहीं कहीं लगे, यहाँ नहीं लगे, यहाँ पे कैमरा नहीं लगा, बच गए अपने। पर यदि अपनी गाड़ी के पीछे कोई रशियन की गाड़ी होती और वो रशियन अपने को ऐसे फेंकते हुए देख लेता तो ओवरटेक करके अपने गाड़ी के आगे लगाता, तीनों को कूटता। और अपने इंडियन इसलिए ज्यादा कूटता क्योंकि उसको लगता है कि हमारे देश को बाहर वाले लोग आगे बर्बाद करते हैं। रशियन होता तो फिर भी समझा बुझा के चला जाता, अपने को ज्यादा कूटता। तो मुझे लगा यार इनके देश के नागरिक भी कितने भले हैं कि उनको लगता है कि हमारे देश में कचरा बिखरना नहीं चाहिए। अपने को लगता ही नहीं है, तो फिर बिखेर भी देते हैं अपने बीच में। मुझे याद है एक बार हांगकांग, हांगकांग देश है, हांगकांग क्या पहले इंग्लैंड के अधीन था। 1996 तक हांगकांग पे इंग्लैंड का कब्जा हुआ करता। अपने 47 में आजाद करके चले गए, उनको 1997 तक वो वहां पर बैठे हुए थे। तो आप हांगकांग जाओगे तो आपको लगेगा लंदन है, वास्तव में बहुत डेवलपमेंट है हांगकांग के अंदर। लेकिन जब अंग्रेज गए तो अंग्रेज चाइना वालों को दे गए कि चाइना वालों तुम संभाल लो इसको, लेकिन हमारा जो सिस्टम है इसमें चेंज नहीं करोगे, क्योंकि हांगकांग में डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं। तो उनका डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, चुनाव उनाव बंद नहीं करवाओगे, तुम्हारे देश में तुम करवाते नहीं। इधर फेसबुक चलना चाहिए, तुम्हारे देश में चलता नहीं। उधर वो फेसबुक वेसबुक सब बंद है, चाइना के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं चल सकती। तो कहा ठीक है सब हम करेंगे, पर चाइना वालों ने ले तो लिया, अब उनको घोचे करने। तो चाइना वालों ने ऐसे कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, हांगकांग वाले प्रदर्शन किया था, चाइना की पुलिस ने गोली चलाई, एक लड़का मर गया, उसके आंख चली गई, एक लड़की की आंख चली गई कोई। तो अब हांगकांग में प्रदर्शन बढ़ गए, जोर से प्रदर्शन बढ़ गए। अपने अखबारों में आ रहा था हांगकांग में प्रदर्शन, चाइना के खिलाफ प्रदर्शन। इधर से 2019 की बात है, 2019 में हम 3-4 दिन का प्लान बना के हांगकांग गए। अब हम हांगकांग पहुंचे, उस दिन अपने अखबार में ही हांगकांग में प्रदर्शन तेजी से। घर वालों ने फोन किया, कहा तुम हांगकांग कब मरने गया हुआ, वहां पुलिस का इतना भयंकर चल रहा है, वहां लाठी भाटा जंग चल रही है, और तू वहां पे गया, काम आ जाओगे, देश की लाश भी नहीं पहुंच पाएगी हमारे यहाँ तक। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, अखबार में है, टीवी वाले बता रहे हैं हांगकांग में प्रदर्शन चल रहा है। अब हम वहां 4 दिन घूमे, 4 दिन में हमें कहीं कोई प्रदर्शन दिखाई नहीं। सैटरडे, हमें संडे को वापस आना था। सैटरडे वाले दिन एक मॉल से हम बाहर निकल रहे थे, वहां पर बाहर एक लड़का खड़ा था, लेके खड़ा हुआ, और भाई सपोर्टर्स लेके तख्ती लेके खड़ा हुआ। हम उसके पास के हमने जाके बातचीत की, प्रदर्शन कर रहे हो? उसने कहा हाँ। क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भैया कल संडे है ना, तो कल यहाँ पीछे की साइड के अंदर पार्क है, उस पार्क के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे, प्लीज आप भी हमारा साथ दीजिए, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। मैं कल क्यों करोगे? तो उनका कल संडे है ना, तो कल छुट्टी है, तो आज क्यों नहीं किया तुमने? तो आज तो हम ऑफिस गए थे। अच्छा, मगर प्रदर्शन वाले दिन भी तुम ऑफिस जाते हो क्या? हाँ, प्रदर्शन में भी तुम काम करते हो? हाँ, मगर यार हम तो नहीं करते, प्रदर्शन का मतलब चक्का जाम है, हम इस प्रकार का कोई भी काम काज नहीं करेंगे। अब हमने पूछा कल, उसने कहा कल हमारे बड़ा होगा आंदोलन, कल हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। तो हमें डर लगा, हमें लगा यार कल पूरे देश में प्रदर्शन है। इधर से हमको घर वालों का फोन आया कि टीवी में आ रहा है अपने कि कल फ्लाइट्स होगी बंद, एयरपोर्ट को घेरेंगे प्रदर्शनकारी, तो तुम आओगे कैसे? वो यार ये और मरा है। हमने हमारे गाइड से पूछा कि कितने बजे की फ्लाइट है, उसने कहा 1 बजे की फ्लाइट है। अपने कितने बजे जाना है? तो उसने कहा अपने को 11 बजे वहां पहुंचना पड़ेगा, 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। तू कितने बजे आएगा? तो उसने कहा मैं 10 बजे आ जाऊंगा, 45 मिनट का रास्ता है, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। मैं 10 नहीं, तू 8 बजे आ जा। उन्हें क्यों आ जाऊं 8 बजे? मैं कहा हमने पता लगा लिया प्रदर्शन होंगे कल, इसलिए सड़कें जाम होगी, एयरपोर्ट जाम होगा, टाइम लगेगा, कहीं टाइम पर नहीं पहुंच पाए, चाइना वाले ये रख लेंगे, भगवान जाने क्या क्या करवाएंगे फिर यहाँ पे, इसलिए तू टाइम पे आ जा। उसने कहा ऐसा कुछ ही नहीं होता है, प्लीज मेरे पे विश्वास रखिए, मैं 10 बजे आ जाऊंगा। मैं नहीं, पैसे दिए ना तेरे को हमने, 8 बजे आ। वो बापड़ा 8 बजे आ गया हमारे। अब वो हमें लेके गया 8 बजे, 9 बजे उसने एयरपोर्ट ले जाके उतार दिए। एयरपोर्ट में वापस वास्तव में प्रदर्शनकारी खड़े, और हमें लगा कि यार आज तो ये घेरेंगे एयरपोर्ट और आज फ्लाइट उड़ने नहीं देंगे। हम जैसे उनके पास प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे, उन्होंने हमें कहा कि प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज सपोर्ट अस। हमने 2 नारे लगे, हांगकांग जिंदाबाद, हांगकांग जिंदाबाद। फिर उन्होंने कहा अंदर जा सकते हो, हम अंदर चले गए, फ्लाइट सारी आ रही थी। उनके प्रदर्शन का मतलब यही है, बाहर खड़े होना है। ये अपने प्रदर्शन का मतलब है बाटे भर के लेके जाने है ना, माथे फोड़ने हैं, 5-7 के माथे नहीं फूटे तब तक कोई भी मजा। कोई भी देश अपने नागरिकों से महान बनता है। किसे महान बनता है? देशों की शासन व्यवस्था कतई देशों को सुधार नहीं सकती, जब तक उसके नागरिक महान नहीं होंगे तब तक कोई भी देश महान नहीं बनेगा। और अपने तो दिनों दिन गिरते जा रहे हैं, गए बित्ते की हद तक पहुंच गए अपने। मतलब क्या जमाना आया है
कि मर्डर के आरोपी को जमानत मिलती है और हम उसके माल्यार्पण करने के लिए जाते हैं। क्या जमाना है कि जेल से लेके उसको घर तक हम गाड़ियों के काफिले के साथ छोड़ने जाते हैं और अखबारों में देते हैं भाई को जमानत मिलने पे हार्दिक बधाई। है स्टेटस लगाते हैं लोग। वैसे जब हम समाज में ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने लग जाएंगे और बाद में भी हम चाहते हैं कि समाज सुधरे, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। कई दिन वो बच्चे मेरे से कर रहे थे, सर पेपर लीक हो रहे हैं आप कुछ बोलते नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं आप कुछ बोल नहीं रहे। क्या बोलना है? कौन ऐसा आदमी है जिसके पास पेपर है और वो मना करे? अपने सारे ही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठ जाए। हम तब तक ईमानदार है जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा, है ना? भाई तब तक हम ईमानदार है कि हमें बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऑनेस्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की कमी ईमानदारी है। जिस दिन जिसको मौका मिलता है दोनों बांध भर भर के लेता है। इसलिए नैतिक रूप से हम पतित लोग हैं, नैतिक रूप से अच्छे जापानी है। जापानियों का आज भी ऐसे कैसे सुनोगे कि फुटबॉल मैच खेला जापान की टीम ने, वापस आते टाइम पूरे मैदान की सफाई की। अपने यहाँ कोई इतना बड़ा प्लेयर बन जाए उसके बाद उसको मैं और सफाई करूं, मैं मेरे जूते की फीते नहीं बांधू, उसके लिए भी एक दूसरा आदमी मैं रखूंगा। तो देश किससे महान बनता है? तो केसरी सिंह बारट उस दिन कह रहे थे कि एशिया में जापान है, जापान में राष्ट्रवाद की भावना है, जापान में स्वाभिमान है, जापान के अंदर ईमानदारी है। इसलिए बच्चों को इंग्लैंड ना भेजा जाए, कहां भेजा जाए? उनको मेयो कॉलेज ना पढ़ाया जाए, कहां पढ़ाया जाए? क्षत्रिय कॉलेज। उनको इंग्लिश ना पढ़ाई जाए, क्या पढ़ाया जाए? पहले बड़ी बात है। अब लिखो केसरी सिंह बारट की पुस्तकें, बुक्स। हाँ क्या? हजारीबाग जेल क्या करूं इसका? कहां पर है? तू गूगल सर्च मार दे कि कहां पर है। मैं कल बोल गया था। तुम्हें नहीं लगता ऐसी चीजें तुम खुद गूगल पे देख लेनी चाहिए? पर तुम्हें लगता है फीस दिए? तुम्हें बताएगा अब तो। केसरी सिंह बारट की पुस्तकें, बुक्स ऑफ केसरी सिंह बारट। देखो प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र। चरित्र का मतलब जीवनी होती है ना? दुर्गादास चरित्र, श्यामल दास जी की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ श्यामल दास जी। बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद। बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध की किताब है जो अश्वय घोष ने लिखी थी। किसने लिखी थी? उन्होंने लिखी थी संस्कृत में। और उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बुद्ध चरित्र। किसकी बुक है बुद्ध चरित्र? अश्वय घोष। क्या क्या किताबें बताओ तो? प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र, दुर्गादास चरित्र। चार तो चरित्र है ना। प्रताप और राज सिंह मेवाड़ के दो महाराणा हुए, महाराणा प्रताप और महाराणा राज। रूठी रानी मारवाड़ की एक रानी हुई, दुर्गादास जी मारवाड़ के एक सेनापति हुए। तो दो मेवाड़ पे तो कौन कौन सी होगी? प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र। दो मारवाड़ पे कौन कौन सी होगी? रूठी रानी चरित्र। एक मेवाड़ के बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम था श्यामल दास। क्या नाम था? तो श्यामल दास जी की क्या लिख दी? जीवनी। एक पुराने काल के अंदर एक लेखक हुए थे अश्वय घोष। अश्वय घोष ने भगवान बुद्ध की जीवनी लिखी, इसलिए नाम क्या था? बुद्ध चरित। और ये कौन सी भाषा में थी? संस्कृत।
इसका हिंदी में अनुवाद किसने कर दिया? केसरी सिंह। तो बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद लिख लिया। एक किताब और हम आगे लिखता हूं। एक इटली में एक फ्रीडम फाइटर हुए जिनका नाम था मेजेनी। क्या नाम था? तो मेजेनी की जीवनी लिखी थी मराठी भाषा में वीर सावरकर ने। किसने लिखी थी? और उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया आपने केसरी सिंह जी ने। लिख लो मेजेनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ मेजेनी। मेजेनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद। मेजेनी इटली का एक फ्रीडम फाइटर था। आगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो मेजेनी के बारे में और पढ़ोगे। मेजेनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ मेजेनी। कहां का था मेजेनी? इटली। बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद, श्यामल दास जी की जीवनी। और 4 चरित्र कौन कौन से बताओ देखे? प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र और दुर्गादास चरित्र। आगे लिखो, लिखो जोरावर सिंह बारट। अगले फ्रीडम फाइटर लिख लो। जोरावर सिंह बारट। लिखो, यह है केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ केसरी सिंह बारट। यह है केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ केसरी सिंह बारट। दोनों कांड में शामिल थे। दिल्ली बम कांड, दिल्ली वाला बम इनका ही फेंका हुआ है। और निमेज हत्याकांड, याद आ गए दोनों, जिनमें अर्जुन लाल सेठी थे। दोनों के अंदर ये भी थे। लिखो, यह दिल्ली बम कांड तथा निमेज हत्याकांड से संबंधित थे। He was involved in दिल्ली बम केस एंड निमेज मर्डर केस। यह दिल्ली बम कांड तथा निमेज हत्याकांड से संबंधित थे। He was involved in दिल्ली बम केस एंड निमेज मर्डर केस। यह दिल्ली बम कांड तथा निमेज हत्याकांड से संबंधित थे। He was involved in दिल्ली बम केस एंड निमेज मर्डर केस। लेकिन अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाए थे, आजीवन फरार ही चले थे। लिखो, लेकिन अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। बट ब्रिटिशर्स कुड नॉट अरेस्ट हिम। लेकिन अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। बट ब्रिटिशर्स कुड नॉट अरेस्ट हिम। लास्ट में जो साधु बन गए थे, नाम रख लिया था अमरदास बैरागी। क्या नाम रख लिया? साधु ग्रुप में घूमते तो अंग्रेजों को डाउट भी नहीं होता कौन है, कोई साधु होगा, साधु क्यों पकड़ते। लिख लो, इन्होंने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। He spent his last time as अमरदास बैरागी। इन्होंने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना इसके। इन्होंने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। He spent his last time as अमरदास बैरागी। किस रूप में बिताया था? अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। तो कहते हैं कि इधर अपने मेवाड़ के बराबर में, मेवाड़ कोटा वाले बराबर वाले इलाके में, मध्य प्रदेश में एक रियासत पड़ती चंदेरी। कौन सी रियासत थी? चंदेरी। तो यहाँ चंदेरी के जंगलों में रहते, वहां पे रहते थे। चंदेरी में उन दिनों एक राजा हुआ करता, उस राजा का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह नाम करके चंदेरी का राजा। अंग्रेजों को पता चला कि जोरावर सिंह बारट चंदेरी में घूम रहा है। तो अंग्रेजों ने राजा राम सिंह को कहा, भाई हमारा बंदा घूम रहा, ढूंढ ढूंढ के बता। राम सिंह को पता था कि अमरदास बैरागी जोरावर सिंह ही, पर राम सिंह बेचारा बात को छुपाए हुए बैठा था कि मरने दो, अपने क्यों बताना, क्यों पाप लेना। पर उसको पता चला फाइनली कि यार अब अंग्रेजों का दबाव है और कल को नहीं पकड़ा, अंग्रेजों ने पकड़ लिया, तो अंग्रेज कहेंगे ले तो खुद ही रखे हुए बैठा था, हमें बता नहीं रहा था। उसने जोरावर सिंह के पास धीमे से मैसेज करवाया, जब यहाँ से निकलो, यहाँ रहोगे तो मुझे पकड़ना पड़ेगा, और मैं आपको पकड़ना चाहता नहीं, और मैं नहीं पकड़ूंगा तो अंग्रेज पकड़ेंगे। आजकल अंग्रेजों की धरपकड़ ज्यादा है थोड़ी। तो जोरावर सिंह उसको वापस लेटर लिखते हैं। तब उसमें लेटर के अंदर लिखते हैं कि सर सूखे पंछी उड़े। बोलो देखे, सर मतलब सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, सर सूखे मतलब तालाब सूख जाए, पंछी, भाई पंछी तालाब पे क्यों जाते हैं? पानी पीने। और यदि तालाब सूख गया तो पंछी क्या करेंगे? उड़, सर सूखे पंछी उड़े, दूजे सर ठहराए,
दूजे सर ठहरे, दूसरे सरोवर पे जाके ठहर जाते। एक सरोवर सूख गया, पंछी उड़ गए, दूसरे सरोवर पे जाके बैठ गए। सर सूखे, पंछी उड़े, दूजे सर ठहरे। मच्छ कच्छ बिना पच्छ के, बोलो देखे। मच्छ कच्छ बिना पच्छ के, मछलियां और कछुए पंख नहीं होते इसलिए जा नहीं सकते। भाई तालाब में तो मछलियां और कछुए भी तो रहते हैं, तो वो बापड़े कहां जाए, क्योंकि उनके पंख तो वो वहीं मरेंगे, उनका और कोई भी इलाज बचता नहीं। मत्स्य कच्छ बिना पच्छ, कहो राम कित जाए। ये राजा राम सिंह, मछलियां और कछुए बिना पंखों के जा नहीं पाते, वो तो तालाब में रहते हैं, तो हमारा तालाब तू है और तू सूख गया तो जाएंगे कहाँ। तो राम सिंह ने कहा, तो मजे करो, सूखेगा नहीं तालाब। तो फिर अपना पूरा समय उन चंदेरी वाले जंगलों में बिताया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि फाइनली अंग्रेजों को ये मिले ही नहीं, तो अंग्रेजों ने इनके केस सारे बंद कर दिए। अब जोरावर सिंह बारठ पे जितने केस चलते थे वो सारे बंद किए जाते हैं। जिस दिन केस बंद किए थे उसके अगले दिन इनकी डेथ हुई थी। पहले बंद हो जाते तो शायद पहले आराम से आते, जनता के बीच में भी आ सकते थे, पर इधर से केस बंद हुए, अगले दिन डेथ हो गई। तो मुझे लगता है शायद यही वेट कर रहे थे कि जाते जाते मैं कम से कम केस तो लेके नहीं जाऊंगा, केस तो सारे बंद करवा के जाऊंगा। इस निमेज वाले हत्याकांड में इनके साथ कई और लोग शामिल थे, जैसे एक तो अर्जुन लाल सेठी थे जो कहां पर बंद किए गए थे, आपके वेलूर। और कौन कौन थे लिख लो, निमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी, अदर एक्यूज्ड ऑफ निमेज मर्डर केस, यही लिख लो, निमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी। कौन कौन है बताओ देखे। मोतीचंद, विष्णुदत्त, जयचंद, शिव नारायण, माणिक चंद और शिव नारायण। एक एक इनका पढ़ते हैं। देखो मोतीचंद को फांसी हुई थी इस मुकदमे में, देख लो फांसी एग्जीक्यूशन। जो विष्णुदत्त थे इनको काला पानी हुआ, काला पानी समझते हो, अंडमान निकोबार भेज देते हैं ना काला पानी। जो जयचंद थे फरार हो गए थे, जयचंद और जोरावर सिंह बारड़ दोनों ही हाथ नहीं आए थे, और ये दोनों माणिक चंद और शिव नारायण ये सरकार के गवाह बन गए थे, सरकारी गवाह, गवर्नमेंट विटनेस हो गए थे। गवर्नमेंट को सारी बातें इन्होंने बता दी कि साहब हमें छोड़ दो, हम सारा मामला बता देंगे आपको। तो मोतीचंद को इस मुकदमे में क्या हुई थी, फांसी। विष्णुदत्त को क्या दिया गया, अर्जुन लाल सेठी को, अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल। कहां भेजा गया, जयचंद क्या हो गया था, फरार। जोरावर सिंह बारठ फरार, और माणिक चंद और शिव नारायण सरकारी गवाह, क्या बन गए थे, सरकार। अच्छा सरकारी गवाह से मुझे याद है, उसमें भी मैंने नहीं बताया था, कोटा वाले केस में सरकारी गवाह बताया था। लिखो देख, कोटा वाला मुकदमा लिखा था महंत प्यारेलाल, उसमें लिख लो एक बंदा सरकारी गवाह बना था, नाम लिखे होंगे, और रामकरण, वहां एक बंदे का नाम लिख लो, लक्ष्मीलाल भटनागर, ये सरकारी गवाह बना था उस मुकदमे में। कोटा का महंत प्यारेलाल हत्याकांड पढ़ रहे थे ना, उसमें लिख लो लक्ष्मीलाल भटनागर सरकारी गवाह, गवर्नमेंट विटनेस। तो बताओ देखिए, निमेज हत्याकांड के सरकारी गवाह कौन कौन थे, माणिक चंद और शिव नारायण। कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड का कौन था, लक्ष्मीलाल भटनागर। आगे लिखो प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ, क्या नाम है, लिखो, यह केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे।
He was son of केसरी सिंह बारट। यह है केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। He was son of केसरी सिंह बारट। यह भी दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। दिल्ली वाले बम फेंकने वाले में ये भी थे, अंकल के पास ही खड़े थे एकदम। He was also involved in दिल्ली बम केस। यह भी दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। He was also involved in दिल्ली बम केस। उसमें ये भी गिरफ्तार नहीं हुए। फिर ये एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हुए, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। किसमें गिरफ्तार हुए? ये कुछ क्रांतिकारी बनारस के अंदर बैठ के कुछ प्लान कर रहे थे कि थोड़ा बड़ा धमाका करते हैं, और उसके अंदर अंग्रेजी में एक बंदा सरकारी गवाह बन गया था। उसने जाके पहले सारा दलिया गा दिया कि हम यही करने वाले हैं, फिर ये सारे पकड़ लिए गए थे। लिखो, इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। He was arrested in बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। He was arrested in बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। He was arrested in बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। कहां पे षड्यंत्र रच रहे थे बैठ के सरकार के खिलाफ? बनारस के अंदर। पकड़ के लेके आए। अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता है यहां पर, बरेली जेल में बंद किया इनको। कौन सी जेल में? लिखो, तथा इन्हें बरेली जेल में रखा गया था। एंड ही वॉज केप्ट इन बरेली जेल। बरेली तो नाम सुना होगा, जहां झुमका गिरा था। इन्हें बरेली जेल में रखा गया था। ही वॉज केप्ट इन बरेली जेल। तो अर्जुन लाल सेठी कौन सी जेल में? वेलूर। केसरी सिंह बारट कौन सी जेल में? हजारीबाग। जोरावर सिंह बारट कौन सी जेल में? गिरफ्तारी नहीं हुए। जो गिरफ्तार नहीं होता वो जेल में कैसे जाएगा? याद तो रखते नहीं है। बरेली जेल में। प्रताप सिंह बारट कौन सी जेल में? यहां अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उस ऑफिसर का नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम था? वही पुलिस क्या करती है, जब खूब सारे लोगों को पकड़ के लाती है, फिर पता लगाती है भाई मामला क्या था, तो पुलिस देखती है कि इनमें बोड़ा सा कौन है, उसको पकड़ के साइड में लेके जाती। जैसे आप भी कॉलेज टाइम में यूं पंगे हो जाते, तो 10 एक लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई, फिर एक को भोले से को देखती साइड में लेके जाती। पापा क्या करते हैं? पापा टीचर है। हाँ, तभी मुझे लग रहा था यार तुम तो मास्टर जी के बेटे हो, तुम इनके चक्कर में कैसे है? इन चवन्नों के चक्कर में तुम कहां से आ गए? तुम तो बहुत भले घर के लड़के हो। मुझे पता है बहला फुसला लिया होगा, उनके चक्कर में चले गए होंगे। अब तुम बता दो इनमें किस किस ने क्या किया था, ताकि तुम चले जाओ, पापा की बेइज्जती होगी, मास्टर जी की इज्जत है यार पूरे मार्केट के अंदर। फालतू में 4 जगह थू थू होगी कि मास्टर जी का टाबर ये कर रहा है, इतने में टाबर सारी उल्टी कर देता है। किसने ये किया था, तो वो हो गया सरकारी गवाह। क्या हो गया? ऐसे ही पता नहीं चार्ल्स क्लीवलैंड को क्यों लगा कि प्रताप सिंह बारट सरकारी गवाह बन सकता है। 22-23 साल का एकदम लड़का, दाढ़ी मूछी फूटी भी नहीं ढंग से, लगा ये वाला लड़का ठीक है। तो क्या नाम है? प्रताप सिंह। पापा क्या नाम है? केसरी सिंह। कहाँ रहते हैं? का जेल में। पापा तो ऑलरेडी हजारीबाग जेल के अंदर थे, तो पापा जेल। अच्छा, वो उन केसरी सिंह जी के बेटे हो तुम? कि हाँ। तो पापा से कब मिले थे? पापा जेल गए थे तब मिला था, उसके बाद नहीं मिल पाए। मिलना है पापा से? मिला दो तो ठीक है, पापा से कौन नहीं मिलना चाहिए? तो चलो कल तुम्हें पापा से मिला के लाते। लगा अगर पापा से मिलाएंगे तो बच्चा थोड़ा अपने प्रति अच्छा कॉर्नर रखेगा, सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, तो अपने को सारी बातें बता देगा। तो दूसरे दिन हजारीबाग जेल लेके गए, झारखंड लेके गए मिलाने के लिए। किससे? केसरी सिंह जी को। वहां जेलर ने बताया कि आज आपके बेटे प्रताप सिंह से आपको मिलवाया जाएगा। केसरी सिंह जी का दिमाग खराब, उनको लगा अपना बेटा सरकारी गवाह बन गया, इस चक्कर में मिलाने के लिए ला रहे हैं। जैसे प्रताप सिंह को सामने लेके गए, केसरी सिंह ने कहा प्रताप, अंग्रेज तो तेरे को छोड़ देंगे, पर मैं जिस दिन यहां से छूटा उस दिन पहला काम एक ही करूंगा, तेरे गोली मारूंगा मैं। और ये और सुनना, मेरा निशाना चूकता और नहीं है, एक गोली में सलटा दूंगा मैं। तो प्रताप सिंह का, पर क्यों क्यों मारोगे गोली? यार शर्म नहीं है? तो मेरा खून है, केसरी सिंह बारट का खून है, सरकार का गवाह कैसे बन सकता है? किसने कहा सरकार का गवाह बन गया? तो ये क्यों लेके आए मेरे पास तेरे को मिलाने को? मुझे क्या पता। इनका मिला दे, तो मैंने कहा मिला दो। तूने कोई बात नहीं बताया। अरे आपको मेरे पे विश्वास नहीं, इन गोरियों को मैं एक बात नहीं बताऊं? तो केसरी सिंह का डन, कोई बात नहीं है। फिर अपने वापस आते टाइम अंग्रेजों ने पूछा कि हाँ यार बता, बनारस में क्या हुआ था? कब? कहा? कौन? बनारस कहाँ है? तो अंग्रेजों को लगा यार ये ऐसे तो मानेगा नहीं।
तो अंग्रेजों ने जीते क्रांतिकारी थे, उनको खूब थोकड़ा पीटना शुरू किया जेल के अंदर, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार है। चार्ल्स क्लीवलैंड को फिर लगा यार ये लड़का बता सकता है। एक दिन चार्ल्स क्लीवलैंड ने वापस बुलाया ऑफिस के अंदर, वापस बुला कर कहा, अच्छा तुम तो प्रताप सिंह हो, बैठो बैठो बैठो। पापा जेल में तुम्हारे? हाँ। अंकल भी फरार चल रहे हैं? कहाँ? घर पे कौन है तुम्हारे? तो घर पे तो मम्मी है। कहाँ यार? तभी क्या हुआ कि यार वो तुम्हारे घर से टेलीग्राम आया है। क्या टेलीग्राम है? यार थोड़ी बात तो सीरियस है, मम्मी बीमार रहते हैं क्या तुम्हारे? तो मुझे लगता है भारत में सबकी मम्मियां बीमारी रहती है ना? ऐसा कोई होगा ही नहीं जो कह दे कि मेरी मम्मी पूरी हेल्थी है, एकदम स्वस्थ है। सब मम्मियों के थायराइड है, सब मम्मियों में कैल्शियम की कमी है, सब मम्मियों में थोड़ी 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 बीमारी है। तो कहाँ ऐसे मम्मी बीमार तो रहती है। तो इस बार थोड़ा ज्यादा सीरियस है, हॉस्पिटलाइज डियर, अंतिम समय से मान ले, सॉरी यार पर बताना पड़ रहा है तुझे। और अब लास्ट टाइम में एक ही बात करी कि प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। कोई कितना भी कठोर हृदय हो, लेकिन ये सुने कि यार मम्मी मरने वाली है तो अपने आप पिघलेगा। उसने कहा तो प्लीज सर मुझे मिला दो। अरे हाँ हाँ, हमें तो ये भी पता चल गया कि तू इस कांड में है भी नहीं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं तेरे को। ले आओ भाई प्रताप के वो सामान वामान पैक करवा लो, डॉक्यूमेंट तैयार कर दो, प्रताप को छोड़ेंगे। चाय बना दो भाई, प्रताप के लिए चाय बना। नहीं सर चाय नहीं पीनी, मम्मी के पास जाना है सर, प्लीज छोड़। अरे यार वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, भेज रहे हैं हम। डॉक्यूमेंट मंगवाए झूठे साचे, साइन कर दो इन पे, साइन करवा टाइम का। आप देख तेरे को तो छोड़ ही रहे हैं। कौन कौन साथ में थे उनके नाम तो बता जाए यार, पता तो है देख तेरे को बात। तो प्रताप सिंह 2 मिनट तक उसकी तरफ देखते हैं, तो उसे लगा अब ये पक्का बता देगा। 2 मिनट तक देखा और फिर कहा फ्लावर समझा गया। खैर है मैं। प्रताप सिंह अपनी मम्मी के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की मम्मियों की आंखों में आंसू, चार्ल्स क्लेलुर ने इतना पीटा, पीट पीट के मार दिया था। किसी एक क्रांतिकारी की पुलिस प्रताड़ना में हत्या कर दी गई थी। वो कौन थे? कौन सी जेल में? बरे कौन सी जेल में? पुलिस प्रताड़ना में इनकी हत्या कर दी गई थी। ही वॉज मर्डर्ड ड्यूरिंग पुलिस टॉर्चर। पुलिस प्रताड़ना में इनकी हत्या कर दी गई थी। ही वॉज मर्डर्ड ड्यूरिंग पुलिस टॉर्चर। पुलिस प्रताड़ना में इनकी हत्या कर दी गई थी। ही वॉज मर्डर्ड ड्यूरिंग पुलिस टॉर्चर। पुलिस प्रताड़ना में इनकी हत्या कर दी गई थी। पर चार्ल्स क्लीवलैंड लिखता है कि यार मैंने इतना बहादुर बच्चा नहीं देखा। यार हमने खूब मारा पीटा, बिजली के करंट लगाए थे उस आदमी के। 120 किलो वजन था जब वो जेल में आया था, और बाद में हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसके बावजूद भी उसने एक बार भी अपने साथी के बारे में हमें कोई भी जानकारी। देखो, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह की बहादुरी की तारीफ की थी। आपका दुश्मन तारीफ करे, इससे बड़ी तारीफ क्या होगी आपकी? अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने, इंग्लिश ऑफिसर चार्ल्स क्लीवलैंड, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह की बहादुरी की तारीफ की थी। प्रेज्ड ब्रेवरी ऑफ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की बहादुरी की तारीफ की थी। प्रेज्ड ब्रेवरी ऑफ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की बहादुरी की तारीफ की थी। प्रेज्ड ब्रेवरी ऑफ प्रताप सिंह। किसकी बहादुरी की प्रशंसा की थी? प्रताप सिंह। पहले जब प्रताप सिंह फरार चल रहे थे तो संभावना थी कि बीकानेर जा सकते हैं। तो अंग्रेजों ने बीकानेर रियासत से बात की कि यार आपकी तरफ इधर आ सकते हैं। तो बीकानेर रियासत ने प्रताप सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। लिखो, बीकानेर रियासत ने प्रताप सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। बीकानेर स्टेट पुट बैन ऑन एंट्री ऑफ प्रताप सिंह। बीकानेर रियासत ने प्रताप सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। बीकानेर स्टेट पुट बैन ऑन एंट्री ऑफ प्रताप सिंह। अगले लिखो, ईश्वरदान आसिया। ईश्वरदान आसिया। लिखो, यह केसरी सिंह बारठ के दामाद थे। पूरा परिवार भाई साहब।
यह केसरी सिंह बारट के दामाद थे। ये वो सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारट। यह है केसरी सिंह बारट के दामाद थे। ये वो सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारट। यह भी दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। दिल्ली वाला बम इनका परिवार ही फेंक के आया था। यह भी दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। He was also involved in दिल्ली बम केस। यह भी दिल्ली बम कांड से संबंधित थे। He was also involved in दिल्ली बम केस। अपने भारत में सबसे बड़े क्रांतिकारी कोई हुए तो वो थे रासबिहारी बोस। कौन थे? सबसे पहले ये बम बम फेंकने किसी ने यूं प्लानिंग की थी कि पूरे इकट्ठे होकर बम वगैरह फेंकेंगे, वो आदमी प्लानिंग करने वाला कौन है? रासबिहारी बोस। लिखते हैं कि भारत में से सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि किसी मां ने अपने बेटे को युद्ध में भेज दिया, जो कि मां जानती थी कि बेटा वापस नहीं आएगा, फिर भी उसने कहा कि नहीं, देश के लिए युद्ध हो रहा है, मातृभूमि के लिए युद्ध है, तुम जाओ, भले वापस मत आना, लेकिन पीछे पीठ पीछे दिखा के वापस भागना। इलान देनी आपने हालर यो हुल राय, कोई पुत सिखाना पालना मरण बढ़ाई माए। इलाना देनी आपने, धरती मत देना, मर जाना कोई गम नहीं है उसका। है रण चालू सूत भाग्योन घावा लथपथ थाए, मायड़ हांचड़ बाडियान धन चूड़ो चटकाए। रण चालू मतलब युद्ध चालू था, सूत भाग्यो बेटा भाग गया, घावा लथपथ था घावों में लथपथ हो गया, डरा उसको, डर के मारे भाग गया। युद्ध छोड़ के बेटा भाग के आ गया क्योंकि उसके क्या लग गए थे? घाव लग गए थे। मायड़ हांचड़ बाडिया, मां ने अपने स्तन काट के फेंक दिए थे कि शर्म आती है तेरे को कभी यहां से दूध पिलाया था। धन चूड़ो चटकाए, पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ के फेंक दिया था कि इससे अच्छा विधवा ही रह जाए। ये ऐसे उदाहरण अपने सैकड़ों मिलेंगे। जब कोई पत्नी अपने पति को युद्ध में भेज देती है, बहन अपने भाई को भेज देता है, कोई माता पिता अपने बेटे को भेज देते हैं। रासबिहारी बोस कहते हैं ऐसा सिंगल सिंगल उदाहरण है जब किसी ससुर ने अपने दामाद को युद्ध में उतार दिया। ऐसा दोबारा कभी नहीं है, ना भूतो ना भविष्य। बेटी का घर बर्बाद करने के लिए कलेजा 112 इंच का चाहिए। ये कोई दिखा रहा था तो वो कौन थे? केसरी सिंह बारट। लिखो, रासबिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। रासबिहारी बोस प्रेज्ड फैमिली ऑफ केसरी सिंह बारट। रासबिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। रासबिहारी बोस प्रेज्ड फैमिली ऑफ केसरी सिंह बारट। मैं नॉर्मली आपसे पूछ लूं कि आपको अपने भारत में जितने क्रांतिकारी वे सबसे अच्छे कौन लगते हैं? ऑब्वियसली हम सबका जवाब होता है भगत सिंह। यही है, क्योंकि हम भगत सिंह को तीसरी क्लास से पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज है कि अपने क्रांतिकारियों में सबसे अच्छे क्रांतिकारी जो हमारे नजदीक लगते हैं वो कौन से लगते हैं? भगत सिंह। भगत सिंह अपना गुरु क्रांति के क्षेत्र में जिस आदमी को मानते थे वो सचिंद्र सान्याल। कौन है? भगत सिंह। ये सब कहते हैं भाई हमने यदि क्रांति किसी से सीखी थी तो किससे सीखी थी? सचिंद्र सान्याल। इसका मतलब सचिंद्र सान्याल और बड़े क्रांतिकारी। सचिंद्र सान्याल अपना गुरु यदि किसी को क्रांति मानते तो प्रताप सिंह बारट। कौन है? विडंबना देखिए कि हम हमारे शहीद को तब जानते हैं जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हम राजस्थान के लोग वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनसे उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, उनका क्षेत्र, उनकी भाषाएं सब कुछ छीनी गई है। हम मतलब ईश्वरदान आसिया के बारे में तो बच्चे जानते ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि एक पूरा परिवार आजादी के आंदोलन में होम हो गया था, कि ससुर पिता जेल के अंदर है, पिता का भाई जो चाचा है वो कहीं फरार चल रहा है, एक बेटा जो है वो देश के अंदर शहीद हो गया, बरेली जेल के अंदर टॉर्चर के अंदर मार दिया गया, दामाद जो है वो फरार चल रहा है। इतना बड़ा परिवार हुआ और जयपुर में कहीं मूर्ति नहीं। पूरा जयपुर खंगाल मारिया। जयपुर छोड़िए, शाहपुरा के अलावा कहीं मूर्ति नहीं है। मैं एक दिन क्लास में कर रहा था, राजस्थान में कहीं मूर्ति नहीं लगी इनकी। कोई स्टूडेंट खड़े उन्होंने कहा सर शाहपुरा में। अब घर में तो लगाएंगे, पर क्या केसरी सिंह बारट का परिवार शाहपुरा के लिए आजादी का आंदोलन कर रहा था? होना तो ये चाहिए कि दिल्ली के अंदर आदमकद मूर्तियां लगे, बाकी पूरे भारत के इतिहास में पूरा परिवार नहीं है। सबके उठा के देख लीजिए आप। गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो उनके 4 बेटे अफ्रीका के अंदर बिजनेस कर रहे थे, उनकी अलग चल रही थी। 2 बेटे बिजनेस कर रहे थे, 2 कुछ और कर रहे थे। सबके परिवार उठा उठा के देखिए, एक कोई परिवार जो पूरा होम हो गया था वो अपने शाहपुरा का कौन सा है? मुझे अरविंद केजरीवाल हमेशा धूर्त कमीना टाइप का राजनेता लगता है।
मुझे कभी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं एक बात के लिए उस बंदे की बेहद इज्जत करता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जब पहली बार सीएम बने थे, दिल्ली की विधानसभा में केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट की मूर्तियां लगवा दी थी। मुझे लगा यार दिल्ली विधानसभा में मूर्तियां लग सकती है, राजस्थान में क्यों ना लगे? क्यों ना हमारे बच्चे जाने कि नहीं, भगत सिंह से पहले हमारे लिए प्रताप सिंह बारट है। भगत सिंह के प्रति सम्मान में कतई कमी नहीं है, भगत सिंह हमारे मोड़ है, माथे के मोड़ है, लेकिन हम हमारे वालों को भूल कैसे सकते हैं? हम ये कैसे हो सकता है कि हम इनके बारे में जाने ही नहीं? इसमें अपनी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। हमें नहीं पढ़ाया गया तो हम जानते नहीं। हमें भगत सिंह पढ़ाए गए तो हम जानते हैं। भगत सिंह क्यों पढ़ाए गए? क्योंकि भगत सिंह को सबसे पहले पंजाब वालों ने पूजना शुरू किया। जब घर में इज्जत नहीं मिलती तो बाकी जगह कहां मिलेगी? जगह मां ने मां को कहे पड़ोसन ने काकी कदगसी। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम हमारी चीजों को भूल गए। न हमें हमारी भाषा आती है, न हमें हमारा इतिहास आता है, न हमें हमारी कल्चर आती है। तो दुर्भाग्य है कि आपको आपका इतिहास और कल्चर भी पढ़ाने पड़ते हैं। मुझे लगता है यार मेरी तो दुकानदारी इस वजह से चल रही है क्योंकि सरकार ने आपको इतिहास और कल्चर पढ़ाया नहीं। यदि सरकार आपको तीसरी क्लास से, पहली क्लास से ये पढ़ाता, इतिहास पढ़ाती सरकार, ये कल्चर पढ़ाती, ये भाषा पढ़ाती, तो मैं बेरोजगार रहता। क्योंकि ये इतिहास और मतलब किसी राज्य के किसी बच्चे को उसका इतिहास भी पढ़ाना पड़े कंपटीशन के लिए, इससे बुरा कुछ नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि महाराष्ट्र में कोई आदमी शिवाजी के बारे में ना जानता हो? एक एक बंदा जानता है। शिवाजी छोड़िए, वो तानाजी तक को जानते हैं, जो कि शिवाजी के एक सेनापति मात्र थे, जो एक किले को जीतते हुए शहीद हो गए। ऐसे तानाजी जैसे उदाहरण तो अपने गांव गांव पड़े हैं। कि अपने से कितना प्रभावित हुआ होगा जेम्स टोड, कि अपने देश का वासी नहीं था, कहां के काली कोस आके यहाँ पे पड़ा था, गोरा आदमी था, लेकिन उसको अपनी कहानियों में इतने मजे आए कि पूरी बुक लिख गया आपने। आप विश्वास नहीं करेंगे, राजस्थान के जितने ये हीरोज हुए, इन पे सबसे अधिक किताबें बंगाली भाषा में है। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। क्योंकि अंग्रेजों का सबसे बड़ा राज कहां पे था? बंगाल। सबसे अधिक वहां पर था, तो आजादी की भावना भी सबसे पहले किसमें आई? बंगालियों में। पर बंगालियों के साथ दिक्कत थी, आजादी की भावना तो आगे पर डर लगता। डर लगता है अंग्रेज तो बंदूक लेके खड़े हैं, बाहर गए तो गोली मार देंगे, तो कैसे लड़ा जाए? इन्हीं दिनों में बंगाल वालों के पास में जेम्स टोड की बुक आई, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास एवं पुरातत्व। इंग्लिश की बुक थी, इंग्लिश बंगालियों को आती थी, उन्होंने बुक पढ़ी टोड की। और जब उन्होंने बुक पढ़ी तब उनको पता चला कि साहब ये अंग्रेज तो फिर भी संख्या के अंदर थोड़े हैं, इनसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या के अंदर आक्रमणकारी आते थे। राजस्थान के चुनिंदा लोगों ने आक्रमणकारियों को जाम करके रख दिया था। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर के पूरे परिवार ने अपने पे किताबें लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर के एक भाई परिवार के अंदर हुए एक अवनिंद्रनाथ टैगोर। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने केवल मेवाड़ पे बुक लिख रखी है, और मेवाड़ के ऐसे ऐसे योद्धाओं की कहानियां लिख रखी है जिनका आपने तो नाम नहीं सुना। दुर्भाग्य देखिए कि हम खुमाण का नाम तक नहीं जानते, जबकि खुमाण ने पता नहीं कितने सालों तक भारत की बाउंड्री को इधर जाम करके रखा था कि सिंगल आदमी अंदर नहीं आ पाएगा। दुर्भाग्य देखिए कि हम जगदित्य के बारे में कोई नहीं जानते, हम अल्लट के बारे में नहीं जानते, हम बापा रावल की मात्र 5 लाइनें जानते हैं, क्योंकि हम हमारी भाषा ही नहीं जानते। वरना वल्लभ भाई पटेल मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो संविधान सभा में अड़े थे उस दिन के, हमारी गुजराती को मान्यता दी जाए, हमारे को इस विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, हमारे को ये चीजें और दी जानी चाहिए। आपके लिए लड़ने वाला न कोई तब था न कोई आज है। ढूंढ रही है आगे चीजें, जैसे तैसे करते अपने वाली पीढ़ी तक तो मुझे लगता है फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में बात तो करें, अगली पीढ़ी तो इनके नाम भी नहीं जानेगी। कितना दुर्भाग्य है कि हम जब कहता हूं मैं कि ईश्वरदान आसिया भी लिखो तो हमें हंसी आ जाती है। ईश्वर पूरा परिवार ही होना चाहिए कि शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट होता, पर कहां से सम्मान प्रकट होता जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं। यदि पहली क्लास से पढ़े होते तो हम जानते कि नहीं सर ये तो बताओ, मैं तो हम जानते इस पूरे परिवार के बारे में जानते हैं। मुझे तो इसमें भी प्रताप सिंह बारट की मम्मी, मैं जब उन माणिक्य कंवर के बारे में पढ़ा मुझे लगता है यार ये रोंगटे खड़े होते हैं कि वो महिला अकेली, उसने जिंदगी, पति जेल के अंदर बैठा है, देवर फरार चल रहा है, दामाद फरार चल रहा है, बेटे को पीट पीट के मार दिया गया है, और वो महिला अपनी जिंदगी जी रही होगी। कहते शाहपुरा में इनके परिवार के पास बहुत अच्छी हवेली थी। जो ये क्रांतिकारियों के परिवार होते हैं तो इनकी संपत्तियां जब्त की जाती है, आज भी गवर्नमेंट करती है, नीलाम कर देती है, प्रॉपर्टी को संपत्ति जब्त कर लेती है। तो माणिक्य कंवर की हवेली को, केसरी सिंह बारट की हवेली को जब जब्त करने के लिए आए तो जो अधिकारी आया वो इंडियन था। उस अधिकारी ने आकर उन्होंने कहा कि माता जी करनी तो पड़ेगी, सरकार का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा यहाँ से, पर मैं आपको 2-3 घंटे का टाइम देता हूँ। गहने गांठा बांधना है उतना बांध लो, सोना चांदी घर में पड़ा है वो ले लो, पैसे टक्के पड़े हैं वो ले लो, मैं हाथों हाथ नहीं निकालूंगा, वरना तो सामान भी यहीं रह जाएगा आपका, क्योंकि आगे दुख के दिन आने, रिश्तेदार भी आपको घर पे नहीं रखेंगे,
क्योंकि यदि कोई रिश्तेदार घर पे रखता तो रिश्तेदार को पुलिस उठा लेती, भाई तू कैसे साथ दे रहा है इनका। तो रिश्तेदार भी कहते भाई हमारी इनसे कोई जानकारी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं रखेंगे आपको, जितना सामान चाहिए उतना सामान उठा लो यहाँ से। उस महिला का स्टेटमेंट बड़ा शानदार लगता है। उस महिला ने कहा कि नहीं, गहने गांठे तो पड़े रहने दे, जिंदगी तो काट कूट लेंगे, जैसे कटी जाएगी, कहीं ना कहीं चली जाऊंगी मैं, लेकिन मेरे ससुर थे कृष्ण सिंह बारट, केसरी सिंह जी के पिताजी थे कृष्ण सिंह बारट, उन्होंने खूब किताबें लिख रखी है, वो हमारे घर में किताबें पढ़ी है, मुझे किताबें मान लेने दो। वो महिला किताबें लेके हवेली से निकली थी। जो माताएं किताबें पढ़ती है उनके प्रताप सिंह पैदा होते हैं, इसलिए पूरा का पूरा परिवार था। उस महिला का उस महिला का स्टेटमेंट है कि मुझे बुरा इस बात का लगता है कि प्रताप जब क्रांति के लिए गया था तो बता के नहीं गया। वो मुझे ये कह के निकला था कोई काम है, दोस्त के पास जाके आ रहा हूं। इसका मतलब वो अपनी मम्मी को ये मानता था कि मम्मी कमजोर है और मैं बता दूंगी कि क्रांति के लिए जा रहा है तो मैं उसे रोक लूंगी। शायद वो बताता तो मैं तिलक लगा के भेजती कि जाओ ढंग से लड़ना और अच्छे से लड़के आना। पर अपने ये आरपीएससी को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए, जो बेचारी उसके चक्कर में पड़ तो रहे हैं कि आरपीसी ने सवाल पूछे कोई तो, प्रताप सिंह बारट कौन सी जेल में थे, कौन जेल में नहीं गया था, केसरी सिंह बारट कौन से मुकदमे में गिरफ्तार, इसलिए पढ़ तो गए, वरना अपना बच्चा 12th तक तो जब हिस्ट्री पढ़ता है जानता ही नहीं। ऐसे कोई लोग भी हो गए थे। यदि हम भगत सिंह को जान रहे हैं, रास बिहारी बोस को जान रहे हैं, सचिंदर सान्याल को जान रहे हैं, तो प्रताप सिंह पहले जाने जानी चाहिए। जो अपने को इज्जत नहीं दे पाता उनको दुनिया भी इज्जत नहीं दे पाती। इसलिए कोई आप पे अंगुली उठा दे, आपको कोई कह दे आप राजस्थान वालों आपका आजादी के आंदोलन में क्या योगदान, उनको कहना कि भूंगड़ों जो तुम्हारे हीरो है ना, उनके हीरो का भी हीरो हमारे वाला था, बस ठीक है हम नहीं दे पा रहे। पिछली साल प्रताप सिंह बारट की जयंती थी, आपने देखो मतलब क्या दुर्भाग्य विडंबना देखी, प्रताप सिंह बारट की जयंती थी तो मेरे पास उस आयोजक आए और उन्होंने कहा सर हमने आपका कोई वीडियो सुना था और उसमें आप प्रताप सिंह जी के बारे में बता रहे थे, हम प्रताप सिंह बारट की जयंती मना रहे हैं, क्या आप अपना टाइम दे सकते हैं। मैं खैर मैं छुट्टी ले लूंगा कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि प्रताप सिंह बारट की भी कोई जयंती मना रहे हैं, तुम कहो तो मैं पूरे दिन कोचिंग की छुट्टी लूं, कितनी देर का कार्यक्रम है तुम्हें। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर 2 घंटे का कार्यक्रम है। कितने बजे है सर, 5 बजे कार्यक्रम है। ठीक है 5 से 7 वाली क्लास ऑफ कर देंगे, पर सर डॉट 5 बजे आ जाना, हम कार्यक्रम शुरू कर दें। और बढ़िया बात, मैं जिस बैच में पढ़ा रहा था 3 से 5 पढ़ा रहा था, उन बच्चों को मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हारी क्लास आज 4:30 छोड़ दूं, आधे घंटे जल्दी छोड़ दूं, आगे वाले सर डॉट 5 बजे आ जाएंगे, पर आधे घंटे तक आप बदमाशी मत करना, बाहर मत जाना, मुझे प्रताप सिंह बारट की जयंती में जाना। बच्चों ने नहीं नहीं सर जाओ कोई नहीं, हम यहीं बैठे हैं, बाहर ही नहीं निकलेंगे आपको। ठीक, मैं चला गया, बच्चे एकदम वहीं बैठे रहे। 5 बजे सर आए, उन्होंने क्लास शुरू कर ली अपनी। मैं वहां गया, मैं डॉट 5 बजे 1 मिनट पहले ही पहुंचा, जब अगले कह के गए तो पहुंचा। मैं गया तो वहां भारी भरकम भीड़ थी, भयंकर लोग आए हुए थे, 32। तो मैंने उनका कार्यक्रम, तो उनका थोड़ी भीड़ आई, फिर शुरू करते हैं। तो ठीक है, फिर हमने 7:30 बजे तक भीड़ बुलाई फोन कर करके कि आओ प्लीज प्रताप सिंह बारट की जयंती मना रहे हैं। उसमें भी कोई फोन पे गए, अच्छा अच्छा महाराणा प्रताप की जयंती आ रहा हूं पक्का। महाराणा प्रताप के कौन नहीं आना चाहेगा, आएंगे, क्योंकि वो नाम ही नहीं जानता, उसने अपनी जिंदगी में कभी प्रताप सिंह बारट का नाम नहीं सुना। फाइनली हम 200 लोग इकट्ठे हुए, 200 लोगों ने अगरबत्तियां जलाई, प्रताप सिंह के बारे में बातचीत की, इतिश्री की। आप सोच सकते हो कि भगत सिंह के पंजाब के अंदर जयंती मनाने 32 लोग आए, पूरा पंजाब इकट्ठा हो जाए, पूरा पंजाब उनको कायदे आजम बन गए कि कायदे आजम भगत सिंह थे हमारे। पर हम अपनी चीजों को ही भूल गए तो बाकी चीजें भूल। पहले बड़ी चीज है, लिखो अगले लिखो, राव गोपाल सिंह खरवा। पहले अपनी चीजों पे प्राउड करना सीखो। खरवा ना अजमेर में गांव है, खरवा कहां पड़ता है, अजमेर। लिखो यह है खरवा के सामंत थे, सामंत तो समझते हो अब आप, यह है खरवा के सामंत थे, ही वॉज शेड्यूल लॉर्ड ऑफ खरवा। यह है खरवा के सामंत थे, ही वॉज शेड्यूल लॉर्ड ऑफ खरवा। कहां के सामंत थे, खरवा, खरवा के सामंत थे। और सुनना देखो, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। कौन सा वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड, कब शुरू हुआ, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हमारे देश के एक नेता गांव गांव में जाके प्रचार कर रहे थे कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। किसका साथ देना चाहिए, अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें जर्मनी के खिलाफ लड़ना चाहिए, अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। उन नेता का नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है। एक और नेता गांव गांव में जाके युवाओं को कह रहे थे कि तुम आर्मी ज्वाइन करो रे, तुम 18 साल के हो गए, क्या कर रहे हो बाहर, जर्मनी के खिलाफ लड़ो, अंग्रेजों का साथ दो, आर्मी ज्वाइन करो तुम।
तो एक और नेता हमारे लोगों को आर्मी ज्वाइन करवा रहे थे, उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? एक तीसरा आदमी और है जो सोच रहा है कि अपने को क्या अंग्रेजों से पड़ी, क्या जर्मनी से पड़ी, लड़ पीड़ के मरे मिटे अपने आप, जो इनका वो हो जाए। हमें इस अंग्रेजों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज किसके खिलाफ लगे हुए हैं? जर्मनी के। पूरा फायदा उठाना चाहिए, हमें अंग्रेजों के खिलाफ देश में क्रांति कर देनी चाहिए। वैसी क्रांति कर देनी चाहिए जैसे 57 में की थी, हथियारों के साथ क्रांति करनी चाहिए। या अहिंसक आंदोलनों से कुछ नहीं होगा, हथियार लेके खड़े होने चाहिए। 57 में हथियारों से क्रांति की लेकिन फेल हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने हाथों हाथ क्रांति दबा दी। इस बार अंग्रेज दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा ध्यान किधर है? जर्मनी। यदि अंग्रेजों ने अपने पे ध्यान दिया तो जर्मनी सल्टा देगा, तो अपने वैसे आजाद हो जाएंगे कि जर्मनी इंग्लैंड पर कब्जा कर लेगा। और यदि उसने जर्मनी पे ध्यान दिया तो अपने खुद आजाद हो जाएंगे। उस नेता का नाम है रास बिहारी बोस। क्या नाम है? और रास बिहारी बोस करे पूरे भारत में एक साथ क्रांति करेंगे 21 फरवरी 1915 को। कब करेंगे? और वो क्रांति भी एकदम हथियारों के साथ, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह किया जाएगा। और पूरी प्लानिंग की गई, कहां पर कौन करेगा? सब पंजाब में तुम करो, बंगाल में तुम करो, महाराष्ट्र में तुम करो। राजस्थान में कौन करेगा? राजस्थान में करेंगे राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में जिम्मेदारी किस आदमी को दी गई? तो बड़ी बात है ना, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी एक आदमी को दी जा रही है। लिखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रास बिहारी बोस पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। रास बिहारी बोस पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। रास बिहारी बोस wanted to conduct an armed rebellion in entire India. रास बिहारी बोस wanted to conduct an armed rebellion in entire India. रास बिहारी बोस संपूर्ण भारत में सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, हथियारों के साथ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। wanted to conduct an armed rebellion in entire India. संपूर्ण भारत में सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। wanted to conduct an armed rebellion in entire India. इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया गया था। डे ऑफ 21 फरवरी 1915 वो डिसाइडेड फॉर इट। इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया गया था। डे ऑफ 21 फरवरी 1915 वो डिसाइडेड फॉर इट। इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया गया। डे ऑफ 21 फरवरी 1915 वो डिसाइडेड फॉर इट। 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया गया। तथा राजस्थान की जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई। तथा राजस्थान की जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई। एंड राव गोपाल सिंह खरवा वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल इन राजस्थान। तथा राजस्थान की जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई। एंड राव गोपाल सिंह खरवा वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल इन राजस्थान। तथा राजस्थान की जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई। राव गोपाल सिंह खरवा वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल इन राजस्थान। अब गोपाल सिंह जी ने कहा भाई, अब पूछा कि भाई आप जिम्मेदारी ले लोगे? कि हाँ ले लूंगा। पर विद्रोह करोगे कैसे? विद्रोह में दो चीज चाहिए, एक तो हथियार चाहिए, एक हथियार चलाने वाले भी तो चाहिए। यूं तो किसी रैंडम आदमी को जो हथियार ले चलाएगा कैसे बेचारा? तो अपने दोनों चीजें चाहिए, हथियार भी चाहिए और हथियार चलाने वाले भी चाहिए, जिनके पास ट्रेनिंग हो, अच्छे से हथियार चलाना जानते हो। तब एक साथ एक ही दिन में अंग्रेजों के सारे जगह पर अपने कब्जा करेंगे। गोपाल सिंह जी का छोड़ो चिंता, मेरे पास दोनों ही, हथियार भी और हथियार चलाने वाले भी। कैसे क्या? तो उनका जोधपुर और अजमेर दोनों जगह मेरा प्रभाव है। यहाँ के जो भी राजपूत फौजी है उनको मैं क्रांति में शामिल कर लूंगा। क्योंकि फौजी है इसलिए हथियार चलाना जानते हैं, फौजी है इसलिए हथियार तो उनके पास पड़े ही हैं। उनको दूंगा तुम्हारे वाले हथियार लेके आ जाओ। है वो अंग्रेजों की सेना में, पर मैं इधर ले आऊंगा, चिंता मत करो, उधर मेरा कंट्रोल है। जिन्होंने जोधपुर और अजमेर के राजपूत सैनिकों को किसमें शामिल कर लिया? क्रांति। लिखो, इन्होंने जोधपुर तथा अजमेर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल किया। He included Rajput soldiers of Jodhpur and Ajmer in revolt. जोधपुर तथा अजमेर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल किया। He included Rajput soldiers of Jodhpur and Ajmer in revolt. जोधपुर तथा अजमेर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल किया। He included Rajput soldiers of Jodhpur and Ajmer in revolt. जोधपुर तथा अजमेर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल किया। पर भाई पंजाब में बात लीक हो गई, पंजाब से पता चल गया। लिखो, लेकिन अंग्रेजों को इस योजना का पता चल गया। बट ब्रिटिशर्स रिवील्ड दिस प्लान। लेकिन अंग्रेजों को योजना का पता चल गया, बट ब्रिटिशर्स रिवील्ड दिस प्लान।
अंग्रेजों को योजना का पता चल गया, बट ब्रिटिशर्स रिवील्ड दिस प्लान। अंग्रेजों को योजना का पता चल गया, ब्रिटिशर्स रिवील्ड दिस प्लान। तथा गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार कर लिया गया एंड गोपाल सिंह खरवा वॉज अरेस्टेड। पूरी योजना है पता चल गया भाई किस फरवरी करने वाले हैं, फिर धीरे धीरे सब पता चला कहां कहां कौन कौन करने वाला है। तथा गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार कर लिया गया एंड गोपाल सिंह खरवा वॉज अरेस्टेड। अजमेर में अपने एक अंग्रेजों की जेल थी, टोडगढ़। कौन सी जेल थी? कर्नल टोड के नाम पर इस जगह का नाम क्या था? टोडगढ़, अजमेर में ही है। तथा इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया एंड ही वॉज कैप्ट इन टोडगढ़ जेल। तथा इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया एंड ही वॉज कैप्ट इन टोडगढ़ जेल। ही वॉज कैप्ट इन टोडगढ़ जेल। इन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया, पर ये जेल तोड़ के फरार हो गए, निकल गए जेल से। लेकिन यह जेल से फरार हो गए, बट ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। लेकिन यह जेल से फरार हो गए, बट ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। अंग्रेजों ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम अगेन। अंग्रेजों ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम अगेन। अंग्रेजों ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम अगेन। तथा अजमेर जेल में रखा एंड वॉज कैप्ट इन अजमेर जेल। तथा अजमेर जेल में रखा एंड वॉज कैप्ट इन अजमेर जेल। पर अंग्रेजों को फिर डर लगा गया, अजमेर का बंदा है, अजमेर जेल में रख रहे हैं, क्या पता जनता तुड़वा जाए। जनता का दबाव है कि भाई जनता का दबाव हमारे सामने को छुड़वाना है, ये छुड़वा के ले जाए, ये खुद निकलने की कोशिश कर ले, इसलिए बाहर भेजो रहे। इसलिए यूपी में एक जेल थी शाहजहांपुर। कौन सी जेल थी? तिहाड़ जेल ही बोला करते थे इसको। इस तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया बाद में। लिखो, कालांतर में इन्हें शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया था। लेटर ऑन ही वाज शिफ्टेड टू शाहजहांपुर जेल। कालांतर में इन्हें शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया था। लेटर ऑन ही वाज शिफ्टेड टू शाहजहांपुर जेल। कालांतर में इन्हें शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया था। लेटर ऑन ही वाज शिफ्टेड टू शाहजहांपुर जेल। इन्हें शाहजहांपुर जेल भेज दिया गया था। 1920 के आसपास जब ये अर्जुन लाल सेठी केसरी सिंह जी बाहर आए थे, उस टाइम ये भी बाहर आए थे। अर्जुन लाल सेठी केसरी सिंह बारट ने गांधी जी को ज्वाइन किया, तो इन्होंने भी गांधी जी को ज्वाइन किया। और इनको बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि इधर ज्यादा दम वाली बात है। ये तीनों अपने राजस्थान में तीन बड़े क्रांतिकारी हुए। कोटा में केसरी सिंह बारट, जयपुर में अर्जुन लाल सेठी, अजमेर के अंदर राव गोपाल सिंह खरवा। तीनों लगभग एक साथ जेल गए, 12, 13, 14, 15 के आसपास सारे जेल गए। तीनों लगभग एक साथ 19-20 के आसपास जेल से बाहर आए। तीनों ने गांधी जी को ज्वाइन किया, तीनों ने गांधी जी को छोड़ा है। सबकी कहानी है एकदम सेम, और तीनों आपस में कनेक्टेड थे। ये आप हथियार वथियार इकट्ठे करना ये सब कौन करेगा? तो ये सब करेंगे गोपाल सिंह खरवा। दिमाग के अंदर भरना, क्रांति भरने काम कौन करेगा? अर्जुन लाल सेठी। बंदों को रिक्रूट करना ये कौन करेगा? केसरी सिंह बारट। तो तीनों आपस में जुड़े हुए और थे। जब ये गोपाल सिंह जी मरे थे, तो केसरी सिंह बारट ने कहा था कि रयो लाल पंचाल में, बोलो देखे, रयो लाल पंचाल, महाराष्ट्र में बाल, महाराष्ट्र में बाल। पंचाल का मतलब पंजाब, पंचाल का मतलब रयो लाल पंचाल में, मतलब पंजाब में लाला लाजपत राय है। पंजाब में कौन है? महाराष्ट्र में बाल। महाराष्ट्र में कौन है? बाल गंगाधर। रयो लाल पंचाल में, पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। राजत राजस्थान में, बोलो देखे, राजस्थान की इस रजत भूमि में, राजस्थान की इस रजत भूमि में गौरवमय गोपाल। वही गौरव यदि किसी आदमी को प्राप्त होता है तो वो किसको प्राप्त होता है? गोपाल सिंह खरवा को। तो पंजाब में लाला लाजपत राय है, महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक है, और राजस्थान के अंदर कौन है? गोपाल सिंह खरवा। इसलिए डायलॉग होना चाहिए लाल बाल गोपाल। क्या होना चाहिए? लाल बाल गोपाल। आप बचपन से क्या पढ़ते हैं? लाल बाल पाल। वो जो तीसरे पाल है उनका पूरा नाम था बिपिन चंद्र पाल। क्या नाम था? मुझे ना पूरी हिस्ट्री पढ़ के कोई बताए कि उस आदमी ने किया क्या था, कि किसी को चांटा भी मारा उस आदमी ने, कभी कीड़ी मारी उस आदमी ने, कभी किस बात के क्रांतिकारी थे? क्या किया आपने? उल्टा उस आदमी को तो यूं पढ़े तो कई जगह लगता है यार इसको लाल बाल पाल के साथ पढ़ते हैं।
मदनलाल धिंगड़ा ने जब उधर करजन वाइली को मार दिया था लंदन में, तो उसका निंदा प्रस्ताव पारित करवाने वाले विपिन चंद्र पाल थे। पर हिस्ट्री बंगालियों ने लिखी। हिस्ट्री किसने लिखी? बिपिन चंद्र पाल बंगाल के हैं। आपकी मान डाकण कुण कहे, ये अपने कहते हैं। ये कहावत झूठी है, अपने पे तो लागू होती है। अपने तो मां को डाकण कहते हैं, इसलिए अपने से अपने वालों के एक के नाम नहीं लिखे गए, पाल पाल पढ़ रहे हैं। इसलिए आज के बाद डायलॉग चेंजर है, लाल बाल मेरा नाम लिखना है डायलॉग है, ठीक है ना। और मैं ही करता हूँ कॉपी चेक, बता ही दिया था तेरे को, वरना तू अभी पूछ लेती। आरपीसी में आ गया तो अगले लिखो, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। लिखो जन्म स्थान गुठावली, यूपी में जगह पड़ती है ना, बुलंदशहर के पास। विजय सिंह पथिक का जन्म कहां पर हुआ? गुठावली। गुठावली कहां पड़ता है? बुलंदशहर कहां पर है? यूपी के अंदर, ठीक है। विजय सिंह पथिक जन्म स्थान बुलंदशहर, गुठावली। अच्छा, रास बिहारी बोस पूरे भारत में क्रांति करने वाले। राजस्थान की जिम्मेदारी किसको दी गई? गोपाल सिंह खरवा। तो रास बिहारी बोस ने एक बंदा भेजा असिस्ट करने के लिए, आप जाके गोपाल सिंह खरवा की सहायता करो। वो बंदे कौन है? तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान भेजने वाले कौन है? किसकी सहायता के लिए? देखो, रास बिहारी बोस ने इन्हें क्रांति के लिए राजस्थान भेजा था। रास बिहारी बोस ने इन्हें क्रांति के लिए राजस्थान भेजा था। रास बिहारी बोस सेंट हिम टू राजस्थान फॉर रिवोल्ट। रास बिहारी बोस ने इन्हें क्रांति के लिए राजस्थान भेजा था। रास बिहारी बोस सेंट हिम टू राजस्थान फॉर रिवोल्ट। क्रांति के लिए राजस्थान भेजा था। सेंट हिम टू राजस्थान फॉर रिवोल्ट। प्रारंभ में यह गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे। इनिशियली ही वॉज अलाई ऑफ गोपाल सिंह खरवा। प्रारंभ में यह गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे। इनिशियली ही वॉज अलाई ऑफ गोपाल सिंह खरवा। प्रारंभ में यह गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे। इनिशियली ही वॉज अलाई ऑफ गोपाल सिंह खरवा। तो गोपाल सिंह खरवा पकड़े गए तो विजय सिंह जी भी साथ में पकड़े गए। गोपाल सिंह जी कौन सी जेल के अंदर रखा? टोडगढ़। इनको भी कौन सी में रखा? टोडगढ़। लिख लो। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम एंड कैप्टन टोडगढ़ जेल। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम एंड कैप्टन टोडगढ़ जेल। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में रखा। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड हिम एंड कैप्टन टोडगढ़ जेल। लेकिन यह जेल से फरार हो गए। गोपाल सिंह जी वाले में सारे कैदी निकले थे, जीते थे सबको गोपाल सिंह ने कहा आ जाओ, सारे निकलते। लेकिन यह जेल से फरार हो गए। बट ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। लेकिन यह जेल से फरार हो गए। बट ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। गोपाल सिंह जी तो दोबारा पकड़ लिए गए थे, विजय सिंह जी दोबारा पकड़े नहीं। विजय सिंह जी का वास्तव में नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? लिख लो, आप जहां ऊपर लिखा वहां लिख लो, वास्तविक नाम भूप सिंह। एक्चुअल नेम, रियल नेम ऊपर लिख लो, वास्तविक नाम भूप सिंह। वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। वापस बाहर आए, बाहर आने के बाद में नाम भूप सिंह से बदल के क्या किया? विजय सिंह। दाढ़ी बढ़ गई थी। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती थी ओछड़ी। कौन सी जगह थी? वहां पे जाके स्कूल खोल ली, विद्या प्रचारिणी सभा। कौन सी स्कूल खोल ली? लिख लो। इन्होंने ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। ओछड़ी कहाँ है? इन्होंने ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड विद्या प्रचारिणी सभा एट ओछड़ी। ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड विद्या प्रचारिणी सभा एट ओछड़ी।
ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड विद्या प्रचारिणी सभा एट ओछड़ी। ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। फिर आगे कहानी मैंने बताई थी, साधु सीताराम दास आए, इनको बिजोलिया ले गए। राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक यदि कोई बंदे हैं तो वो कौन? अपने विजय सिंह पथिक। देख लो, यह राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक थे। ही वॉज फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। यह राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक थे। ही वॉज फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। यह राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक थे। ही वॉज फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। एक संगठन बनाया था वीर भारत समाज। क्या बनाया था? लिखो, इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। ही फाउंडेड वीर भारत समाज। वीर भारत समाज की स्थापना की थी। ही फाउंडेड वीर भारत समाज। किसकी स्थापना की थी? वीर भारत समाज की स्थापना की थी। पुस्तकें लिख लो। एक बुक का नाम है अजय मेरू। एक बुक का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। कौन कौन सी बुक्स है बताओ देखे? अजय मेरू और व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। किसकी बुक है दोनों बताओ? क्या क्या नाम दोहरा था देखे? अजय मेरू और व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अगले लिखो भाई। जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। जन्म स्थान लिखो। अपने सिक्कर में गांव है काशी का बास। कौन सा गांव था? काशी का बास। काशी का बास कहां पे? सिक्कर। फिर मैंने एक दिन बताया था कि गांधी जी के सारे खर्चे कौन दिया करते थे? जमनालाल बजाज। इसलिए गांधी जी का पांचवा पुत्र। क्या कहा जाता? लिख लो, गांधी जी का पांचवा पुत्र, फिफ्थ सन ऑफ गांधी जी। खुद के चारों थे, उन्होंने तो कमा के दिए नहीं। तो कमा के कौन दे रहे थे? बजाज जी। तो बेटे कौन होंगे बाद में? बजाज जी। गांधी जी का पांचवा पुत्र, फिफ्थ सन ऑफ गांधी जी। एक इनको कहा जाता गुलाम नंबर 4। लिख लो, गुलाम नंबर 4, स्लेव नंबर 4। गुलाम नंबर 4। खुद ही कह लिया था खुद को, क्या मैं गुलाम नंबर 4 हूं। लोगों ने पूछा कि सर कैसे? पहले 3 कौन है? कम मरा दिया है रे, तो सोचा ही नहीं था। फिर क्या बताता हूं, रुको। पहला तो है भारत। दूसरा, दूसरा राजस्थान। तीसरा, कि तीसरा जयपुर। चौथा मैं हूं जयपुर। तो खुद को क्या कहा था इन्होंने? गुलाम नंबर 4। तो 2 बातें हुई, एक तो गांधी जी का पांचवा पुत्र, एक गुलाम नंबर। 1 अगस्त 1920 को तिलक की लंदन में मृत्यु होती है। इंग्लैंड गए हुए थे तिलक, और तिलक इंग्लैंड में क्या हो गई? मृत्यु। कब? 1 अगस्त 1920। पूरा भारत अपने सच्चे सपूत की मृत्यु पे गमगीन था। एक आदमी बड़े राजी हो रहे थे उस दिन, गांधी जी। कौन राजी हो रहे? क्योंकि पहले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन? तिलक। अब तिलक मर गए तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन? नेता तो राजी होंगे, पर गांधी जी चालू आदमी थे, गुजराती थे। गुजराती चालू होते इसमें। गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पत्रकार बुलाए। नेता बैठे सारे, आगे पत्रकार बैठे। और गांधी जी ने कहा कि बोला ही नहीं जा रहा है मेरे से तो आज भारत माता का वो सच्चा सपूत, माँ भारती का वो लाल, हम सबका प्रिय, आप सबका दुलारा बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन को समाप्त करके अपने अंतिम यात्रा पर स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं।
पानी पिया वापस। अंदर से जीव रो रहा है, लेकिन मैं भाइयों और बहनों आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या तिलक के मर जाने से तिलक के सपने मर जाएंगे? क्या तिलक ने कभी सपना देखा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे, क्या तिलक मर गए तो अब उनके स्वराज के सपने को हम साकार नहीं कर पाएंगे? नहीं मित्रों, आप मुझे 1 साल दीजिए, मैं तिलक का सपना सच कर दिखाऊंगा। हम तिलक का स्वराज प्राप्त कर लेंगे 1 साल के अंदर अंदर। तिलक ने कहा था कि हम सरकार के कोर्ट में नहीं जाएंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, उनके उपाधियों का, उनके समारोहों का बहिष्कार करेंगे। आज मैं एक बार पुनः आपको कहना चाहता हूं, हम सब ये सारी चीजें करेंगे। हम सरकार का असहयोग करेंगे, हम सरकार का सामान नहीं खरीदेंगे। हम सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं, जिस आंदोलन का नाम होगा असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1 साल यदि आप मुझे देंगे तो मैं आपको स्वराज ला दूंगा, और स्वराज मिलेगा उस दिन तिलक की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तिलक ऊपर बैठ के अपने पर पुष्पों की बारिश करेंगे। इसलिए हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? असहयोग आंदोलन। लेकिन आप सब जानते हैं किसी भी आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं आपके सामने एक डिब्बा रख रहा हूं। इस डिब्बे का नाम है तिलक स्वराज फंड। क्या नाम है? तिलक के स्वराज को प्राप्त करने के लिए फंड स्थापित किया गया। इस फंड में आप जितने रुपए डालेंगे उतनी तिलक की आत्मा ऊपर बैठी बैठी सुखी महसूस करेगी। मैं ये नहीं कहता आप खूब सारे रुपए डालिए, आपके पास 54 58 रुपया जितना है सब इसके अंदर डाल दीजिए। जो जितना श्रद्धा अनुसार डालना उतना डाल दीजिए। हालांकि ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं कि रुपए कहां से आएंगे। रुपए वाले सेठ खूब बैठे हैं, भाई जमनालाल बजाज जब इसमें 1 लाख रुपए डालेंगे। जमनालाल जी का हार भरा दिया। का बापू यार 1 लाख डायरेक्ट बापू का तूने भाषण सुना ही नहीं यार जमनालाल। मैंने अभी बोला था कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार करेंगे? इसका मतलब देश की जनता अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेगी। अंग्रेजों का नहीं खरीदेगी तो क्या खरीदेगी? स्वदेशी। स्वदेशी बनाता ही तू है। बजाज ने कहा ओके 1 लाख रुपए भी डाल देता हूं। तो बजाज जी ने तिलक स्वराज फंड में ऐसे आंदोलन में कितने रुपए दिए थे? 1920 में। कब की बात है? और तुम कहते हो फीस ज्यादा है सर, फीस ज्यादा है। 1 लाख तो ले ही नहीं रहे हैं तुमसे, 100 साल हो गए हैं। लिखो बजाज जी की तरह कुछ बनो ऐसे। लिखा असहयोग आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन्होंने कांग्रेस को 1 लाख रुपए दिए थे। ही डोनेटेड 1 लाख रुपीज टू कांग्रेस। इन्होंने कांग्रेस को 1 लाख रुपए दिए थे। ही डोनेटेड 1 लाख रुपीज टू कांग्रेस। कांग्रेस को 1 लाख रुपए दिए थे। ही डोनेटेड 1 लाख रुपीज टू कांग्रेस। अब सुना गया यार कांग्रेस को कितने रुपए दे दिए? 1 लाख। तो एक पार्टी और हुआ करती है अपने देश में, मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी थी? तो दूसरे दिन मुस्लिम लीग आई बजाज जी के पास। मुस्लिम लीग ने कहा यार बजाज जी, हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं जो आप कांग्रेस को दो लाख लाख का चंदा, थोड़ा इनायत हम पर भी करो यार, थोड़े बहुत हमको भी दो। बजाज जी ने कहा ठीक है 11,000 का चेक दे दो। कितना चंदे में दिया था? लिख लो। इन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए थे। ही ऑल्सो डोनेटेड 11,000 रुपीज टू मुस्लिम लीग। इन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए थे। ही ऑल्सो डोनेटेड 11,000 रुपीज टू मुस्लिम लीग। कितने रुपए दिए थे? इसलिए जो व्यापारी होते हैं वो किसी भी पार्टी को नाराज नहीं करते, वो सब पार्टियों को चंदा देते हैं। बस देते हैं औकात अनुसार है। कांग्रेस की औकात ज्यादा थी तो कांग्रेस को कितने दे दिए? लाख। मुस्लिम लीग की थी औकात नहीं थी, कितने दे दिए? इसलिए आज भी जितने व्यापारी हैं ये सब पार्टियों को चंदा देते हैं। ये अंबानी अडानी, आजकल बीजेपी की थोड़ी ज्यादा चल रही है इसलिए बीजेपी को ज्यादा चंदा, कांग्रेस को कम चंदा। किसी टाइम में कांग्रेस की चलती थी तब कांग्रेस को ज्यादा चंदा, बीजेपी को। भाई ये अपने अब यूं कांग्रेस वाले विपक्ष वाले सारे हो हल्ले मचाते रहते हैं कि अंबानी अडानी को फायदा दे दिया, अंबानी अडानी देखो कितने पैसे वाले हो गए। तो अंबानी अडानी बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले तेल थोड़ी भरते थे, पहले भी तो पैसे वाले थे, पहले बैंकर पैसे वाले थे। तो पहले पैसा कहां से आया? तो पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उधर चंदे वंदे दे रहे थे, उधर अपना व्यापार सेट कर रखा था एकदम। अब इनकी गवर्नमेंट है, यहाँ पर चल। इसलिए व्यापारी हमेशा सत्ता के पक्ष में रहते हैं। हमने तभी बताया था, मैंने बताया था सत्ता उनकी क्रांति में भी किसका साथ दिया, क्योंकि तब सत्ता किसकी, यहाँ लग रहा था कि अब सरकारें किसकी आएगी? कांग्रेस की। तो अपने किसके साथ है? और अभी भी अंग्रेजों को नाराज नहीं करते थे, अंग्रेजों को भी दे दिया करते। व्यापारी शांति चाहता है। क्या चाहता है? फालतू के पंगा नहीं, माथा पच्ची नहीं, पैसे देके शांति आए तो लो, पैसे रखो अपने, शांति करो, मुझे व्यापार करने दो। व्यापारी जानता है
कि फालतू में इन छोटी छोटी बातों के लिए टुच्चापना किया, दुकान बंद करनी पड़ेगी, 5 दिन घाटा हो जाएगा, वरना 5 दिन में जितना कमाएंगे उसका देना तो 1% भी नहीं है। मुंह पे मारो रे चवन्नों को, 2 रुपए अपना काम करो। इसलिए व्यापारी इन चीजों की कभी भी टेंशन ज्यादा लेता। गांधी जी जब अफ्रीका में हुआ करते थे ना, तो अफ्रीका के अंदर वहां पर एक जाति रहा करती, उस जाति का नाम था बोअर। कौन सी जाति थी? ये हॉलैंड के लोग थे। हॉलैंड के लोगों को बोलते हैं डच। क्या बोलते हैं? हॉलैंड के लोगों को क्या कहते हैं? डच। डच लोगों की एक जाति, उस जाति का नाम क्या है? बोअर। कहां रहते हैं ये? साउथ अफ्रीका। कहां रहते हैं? साउथ अफ्रीका में राज किसका है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का राज है, लेकिन एक किसी इलाके के अंदर डच रहते हैं, खेती करने के लिए गए थे, बस गए वहां पर, बस गए। तो इन बोअर लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया वहां पे। कारण यह था कि अंग्रेज कह रहे थे हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, और बोअर्स का कहना था हम डच पढ़ेंगे, हम अंग्रेजों की भाषा नहीं पढ़ेंगे, हमारी भाषा पढ़ेंगे। इस बात पे विद्रोह कर दिया। गांधी जी उन दिनों अफ्रीका के अंदर थे। गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को मेडल दिया, बोअर मेडल। कौन सा मेडल दिया? उन्हीं दिनों अफ्रीका में एक जनजाति रहती थी, उस जनजाति का नाम था जुल्लू। क्या नाम था? जुल्लू नाम की एक जनजाति हुआ करती। इस जुल्लू जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गांधी जी ने पुनः अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए गांधी जी को एक और मेडल मिला, जुल्लू। इसलिए गांधी जी के पास अंग्रेजों के दिए हुए 2 मेडल थे जो अफ्रीका में उनको मिले थे। कौन कौन से? गांधी जी इंडिया आ गए 1915 में। इंडिया आए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मैं भी आपको बता रहा था। गांधी जी ने जाके कहा कि लड़कों को क्या ज्वाइन कर लेनी चाहिए? इंग्लिश आर्मी। इसलिए अंग्रेजों ने एक और मेडल दिया गांधी जी को, केसरे हिंद। कौन सा दिया? तो गांधी जी के पास अंग्रेजों के दिए हुए 3 मेडल थे। कौन कौन से? बोर, जुल्लू और केसरे। अब गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और गांधी जी ने कहा कि और ये हत्यारी सरकार, अंग्रेजी सरकार, जिसने कुछ दिन पहले जलियांवाला हत्याकांड में हमारे निहत्थे भाइयों पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों को मार दिया, भून दिया, ऐसी हत्यारी सरकार का मैं एक भी मेडल स्वीकार नहीं करता हूं। इस सरकार ने मुझे 3 मेडल दे रखे हैं, बोर, जुल्लू और केसरी, मैं इनके मुंह पे मारता हूं। मैं अंग्रेजों को 3 मेडल वापस देता हूं। और ये मैं समझना खाली मैं दे रहा हूं, भाई जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटाते हैं। भाई ने कहा मेरे पास एक ही थी यार। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बजाज जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? लिखो, असहयोग आंदोलन के सीधा लिख लो, यूं लिख लो। जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों को अपने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जमनालाल बजाज रीनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ राय बहादुर टू ब्रिटिशर्स। अंग्रेज जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों को अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जमनालाल बजाज रीनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ राय बहादुर टू ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों को अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ राय बहादुर टू ब्रिटिशर्स। कौन सी उपाधि लौटा दी? राय बहादुर। 1927 में जयपुर में गांव पड़ता है अमरसर। कौन सा गांव था? कहां पे था अमरसर? जयपुर के अंदर। यहां पर एक संस्था बना के गए थे, चरखा संघ। क्या बनाया? भाई स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग करो। स्वदेशी कपड़े किससे बनेंगे? चरखे से। इसलिए कौन सा संघ बना के गए थे? चरखा संघ। कब बना के गए? एक बंदे के साथ मिलकर। भाई खुद तो बजाज जी दिल्ली रहते, तो यहाँ संभालेगा कौन? तो एक बंदे को जिम्मेदारी दे गए। उस बंदे का नाम था बलवंत सांवलाराम देश पांडे। क्या नाम था बंदे का? बलवंत सांवलाराम देश पांडे। इनके साथ मिलकर क्या बनाया? चरखा संघ। कब बनाया? कहां पे बनाया? किसने बनाया? जमनालाल बजाज। लिखो, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में, 1927 एडी, बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर, ही अलोंग विथ बलवंत सांवलाराम देश पांडे, बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर, ही अलोंग विथ बलवंत सांवलाराम देश पांडे, बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर, ही अलोंग विथ बलवंत सांवलाराम देश पांडे, बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर अमरसर में चरखा संघ की स्थापना की थी। फाउंडेड चरखा संघ एट अमरसर। अमरसर में चरखा संघ की स्थापना की थी। फाउंडेड चरखा संघ एट अमरसर। अमरसर कहां है? अमरसर में चरखा संघ की स्थापना की थी। फाउंडेड चरखा संघ एट अमरसर। अमरसर में चरखा संघ की स्थापना की थी। आगे लिखो, हीरालाल शास्त्री।
हीरालाल शास्त्री। सुनना देखो, 1927 में टोंक में अपने एक जगह पड़ती निवाई। कौन सी जगह? कहां पड़ता निवाई? यहां पर एक संस्था बनाई थी जीवन कुटीर। कौन सी संस्था थी? यह संस्था बाद में जाके एक बड़ी संस्था के रूप में पॉपुलर हुई, वनस्थली विद्यापीठ। किस नाम से पॉपुलर हुई? तो वनस्थली विद्यापीठ का पहले नाम क्या था? यह वनस्थली विद्यापीठ फिर अपने गर्ल्स एजुकेशन के लिए फेमस हुई, महिला शिक्षा के लिए। और यहां जो शिक्षा दी जाती है उसको बोलते हैं पंचमुखी शिक्षा। क्या बोलते हैं? मैं अभी बता दूंगा क्या, एक बात लिखो देखे थोड़ा आपने। 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। He founded जीवन कुटीर एट निवाई। निवाई कहां पे है? निवाई में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। He founded जीवन कुटीर एट निवाई, जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में लोकप्रिय हुई। जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में लोकप्रिय हुई, which became popular as वनस्थली विद्यापीठ later on, which became popular as वनस्थली विद्यापीठ later on, जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में लोकप्रिय हुई। कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में लोकप्रिय हुई, which became popular as वनस्थली विद्यापीठ later on। यह महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। This institute is dedicated to women's education। यह महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। This institute is dedicated to girls education या women's education। महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्थान है। This institute is dedicated for women's education। यहां पंचमुखी शिक्षा प्रदान की जाती है। Five-fold education is delivered here। यहां पंचमुखी शिक्षा प्रदान की जाती है। Five-fold education is delivered here। यहां पंचमुखी शिक्षा प्रदान की जाती है। Five-fold education is delivered here। पंचमुखी शिक्षा प्रदान की जाती है। वह यूं था कि हीरालाल जी पढ़े लिखे आदमी थे, प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, पढ़ा था हमने। तो हीरालाल जी की एक बेटी थी जिनका नाम था शांताबाई। क्या नाम था? खुद पढ़े लिखे थे तो ऑब्वियस सी बात है अपनी बच्ची को भी पढ़ने भेजते। शांताबाई पढ़ने जाती, पर उस समय बाकी लड़कियां तो पढ़ने जाती नहीं थी। बहुत इक्का दुक्का घर थे जिनकी बेटियां पढ़ने के लिए जाती। शांताबाई पढ़ के जब आती तो वो देखती कि मैं पढ़ने जाती हूँ लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई भी लड़की पढ़ने के लिए नहीं। तो उस बच्ची को यूं आदत थी कि अपने अड़ोस पड़ोस की बच्चियों को इकट्ठा कर लेती, लो मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें, तो उनको पढ़ाती हूँ। शांताबाई की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई। उनकी जब डेथ हुई तो हीरालाल जी को लगा कि यार देखो मेरी बेटी का सपना था कि आसपास की बाकी बच्चियां भी पढ़े, तो क्यों ना मैं मेरी बच्ची की याद में बाकी बच्चियों को पढ़ने की शुरुआत करवाऊं। पर यह वो समय था कि किसी को घर पे जाके आप कहो कि अपने बच्ची को पढ़ने भेज दो तो लोग राजी नहीं होते थे। तो इन्होंने कहा कि आसपास के लोगों को समझाया कि आप तो अपनी बच्चियों को भेजो, हम इनको वहां पे स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? स्किल डेवलपमेंट मतलब किसी को सिलाई करने सिखाएंगे, किसी को बुनाई करने सिखाएंगे, बच्चियों को कोई ना कोई काम सिखाते हैं। ये अपने भारत में परंपरा रही थी भाई बच्चियों को घरेलू काम तो आने चाहिए, सिलाई बुनाई कढ़ाई इस प्रकार के काम आने चाहिए, तो लोग भेज भी कर दिया करते। इसलिए संस्था का नाम रखा गया जीवन कुटीर। क्या नाम रखा गया? ऐसा कुटीर, ऐसा घर जहां पे जीवन जीना सिखाया जाए, जहां पे जीवन उपयोगी चीजें सिखाई जाए। अब एक बार बच्चियां आने शुरू हो गई तो धीरे धीरे उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर लोगों के भी समझ में आ गई कि हाँ यार पढ़ी लिखी लड़की ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ने लग गई। तो बाद में धीरे धीरे इसको स्कूल में कन्वर्ट किया, फिर ये कॉलेज बनी, अब ये यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? वनस्थली विद्या। लड़कियों के लिए था तो महिला शिक्षा के लिए अपने आप हो गया बाद के अंदर। फिर कहा गया यार शिक्षा का उद्देश्य क्या केवल इतना है कि किताबें पढ़ा दो बच्चे पेपर पास कर ले? ये तो व्यवहारिक शिक्षा है, तो नॉर्मल शिक्षा है जो सबको दी जानी चाहिए। नहीं, शिक्षा का मतलब यह है कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज का विकास हो, इसलिए इनको नैतिक शिक्षा दो। क्या दो? यहां बच्चियों को हम भरतनाट्यम सिखाएंगे, कथक सिखाएंगे, कुचिपुड़ी सिखाएंगे, मणिपुरी सिखाएंगे, ओडिसी सिखाएंगे, मतलब डांस वगैरह जो होते हैं वो सिखाएंगे। इसलिए इनको कला शिक्षा दी, सांस्कृतिक शिक्षा दी जाए। कैसी दी जाए? यहाँ बच्चियों को हम चित्रकला सिखाएंगे, हस्तकला सिखाएंगे, इसलिए कला शिक्षा दी जाए।
यहाँ बच्चों को हम डिबेट में भाग लेना सिखाएंगे, ऐसे राइटिंग कंपटीशन के अंदर भेजेंगे, इसलिए बच्चों को बौद्धिक शिक्षा दी जाए। यहाँ बच्चों को हम ताइक्वांडो सिखाएंगे, कोई मार्शल आर्ट सिखाएंगे, गेम्स में भेजेंगे, राइडिंग सिखाएंगे, एरोप्लेन उड़ाना सिखाएंगे, इसलिए आपकी खेल कूद वाली शिक्षा होगी। तो शारीरिक शिक्षा होगी, नैतिक शिक्षा होगी, बौद्धिक शिक्षा होगी, कला शिक्षा होगी, सांस्कृतिक शिक्षा होगी, ऐसे प्रकार से 5 शिक्षाएं दी जाएगी, इसलिए नाम क्या पड़ा है। बात समझ, और बात भी सही है। इस प्रकार यदि अलग अलग प्रकार की चीजों में बच्चों को या बच्चों को किसी को भी आप पार्टिसिपेट करना सिखाओगे, और कुछ हो ना हो, बच्चों को जब एक्सपोजर मिलता है ज्यादा से ज्यादा, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ये एक बड़ी जोरदार चीजें कर दी कि केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसलिए बच्चा दूसरी गतिविधियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। इसलिए खूब इंटेलिजेंट बच्चे देखे जिनके नंबर खूब आते हैं, पर उनसे 4 लाइनें ढंग से बोली नहीं जाती खड़े हो गए, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर डर लगता है। उसी बच्चों को आप किसी कंपटीशन में बिठाओ, फाड़ देगा पेपर, पूरा का पूरा पेपर पास कर लेगा। पर उसी बच्चे को यार तू भाषण दे खड़े हो गए, तो ये पार नहीं पड़े, भाषण वाषण आप ही दे लो, और कोई पेपर दिलवाना हो, कुछ पूछना हो मेरे से, लिखवाना हो, तो मैं आपको उतना लिख दूं। वनस्थली ये सिखाती है कि नहीं साहब, बच्चों के अंदर क्या पैदा किया जाए, कॉन्फिडेंस। अच्छा, आप वनस्थली है, कोई आप में से वनस्थली पास आउट? चलो लड़के भी पढ़ते हैं, चलो बता, वनस्थली के पास क्यों, या वनस्थली में पढ़े हुए हो? है वहां के पास रहते हो आप? अच्छा, हाँ तुम बता रहे हो कुछ। हाँ अरे खड़े हो खड़े हो खड़े हो, बता रहे थे, माइक में बोलोगे? माइक ही दे रहा था इनको। हाँ माइक ही दे रहा था इनको। हाँ दे दो तो अब। हाँ बताओ। मैं निवाई वनस्थली से हूँ। अच्छा निवाई से हो, तो बताओ इसी स्कूल के बारे में और कॉलेज के बारे में। मैं पूछ रहा था कोई पढ़ा हुआ है क्या इसमें? नहीं सर, यहाँ बस लड़कियों को पढ़ाते हैं, मैं इसीलिए लड़कियों को इकट्ठा करना चाह रहा था। चलो बैठ जाओ, कोई अपनी क्लास में नहीं, बाकी कई क्लास के अंदर बच्चियां कई बार खड़ी होती। तो मुझे याद है एक बार 2013 के आसपास की कोई बैच था, मैंने रैंडम पूछा कि तुम में से पढ़ा हुआ कोई वनस्थली में, तो एक बच्ची ने हाथ उठाया, मैं वनस्थली पास आउट हूँ, मैंने वहां से MA किए, तो खड़ी हुई। तो ये मुझे पता कि वहां राइडिंग वगैरह ये सिखाते, तो मैंने जनरल उससे क्वेश्चन पूछा, अच्छा तो तुम कौन से गेम में थी, कौन सा डांस आता है तुम्हें? मुझे राइडिंग आती है, राइडिंग करती हूँ मैं, हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी करती हूँ। तो पीछे से कोई एक लड़का बोला कि सर लड़कियां तो घोड़ा चलाती होगी जो धीमे धीमे चला लेती होगी। नॉर्मली क्या होता है, कोई लड़कियों क्लास में बोला, लड़का पीछे से कमेंट मार दे तो मुझे ही डांटना पड़ता है, लड़कियां उसको जवाब नहीं देती, उन्हें लगता है लिचड़ को क्या जवाब देना, है ना, आंखें निकाल के चुपचाप रह जाते, भाई इसके मैं बराबर तो क्या हूं। ऐसा जनरली ऐसा ही होता है, या फिर आगे शिकायत लगा के देखो शायद लड़कियों को बोल नहीं देते, ये करते हैं। हर उस बच्ची को घूमी और घूम के उसको कहा कि तू घोड़े पर बैठ और मैं पैदल दौड़ती हूँ, फिर भी तेरे से आगे जाऊंगी। और मरावा सा तो तू है, घोड़े पे बैठा भी है कभी? उस लड़की को मैंने शांत करा, अरे अरे मैं, तू कूट मत देना इसको क्लास में कहीं। कल क्लास में आ गया, युवती ने युवक को धाम दिया क्लास के अंदर ही, तो लड़कों को और अजीब लगे, लड़का होने के नाते लड़के को मैं बचाता हूं इसको। तब मुझे उस दिन यूं बड़ा लगा कि यार कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है कि आज 500 बच्चों की क्लास और इसके अंदर ये यूं धड़ल्ले से बोल रहे, और ये भी देखो डांटने के तरीके से, मजाक उड़ाना किसी का। तू बेटा कभी घोड़े पे, तू मुझे कह रहा है तू घोड़े पे बैठा तो घोड़ा पटक दे तेरे को, और यदि तुझे घोड़े पे बैठना भी आता तो तू राइडिंग कर, मत दौड़ूंगी, चल अपने को दोनों को दौड़ा लो, सर इसको और मुझे दौड़ाओ, खाली दौड़ाओ सीधे सीधे, तो भी मैं इससे आगे निकल जाऊंगी। वो बापड़ा क्या जवाब देता, उसने कहा धूड़ खाई। मैं बोला आइंदा से नहीं बोलना रे, हमारे तो बैठ जा, तू घोड़े पे दौड़ है, हाथी पे दौड़ है, तू जाने तेरा काम जाने। एजुकेशन कॉन्फिडेंस यदि नहीं देती है तो फिर उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। अच्छा, वनस्थली का मैंने और सुना कि इधर की लड़कियां खूब पढ़ती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यहाँ की इन लड़कियों के लिए कोटा रिजर्व, और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के लिए खूब सारा कोटा है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये भी हो सकता है कि हॉस्टल के अंदर आप रह रहे हो और आपके जो रूममेट है साथ में वो अरुणाचल प्रदेश की, आपकी जो रूममेट है वो इंडोनेशिया की, आप भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भिन्न भिन्न भाषा के अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ रहते हो, ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसलिए प्लीज जयपुर आए हो तो एक बात की सौगंध खाइए कि आपका रूममेट आपके जिले का तो पक्का नहीं होना चाहिए। यदि आपका रूममेट आपके जिले का है तो फिर जयपुर आए क्यों, फिर जिले में रह जाते। होना ये चाहिए कि हनुमानगढ़ वाले का रूममेट झालावाड़ का हो, बांसवाड़ा वाले का रूममेट बाड़मेर का हो, बीकानेर वाले का रूममेट भरतपुर का हो, भरतपुर वाले का रूममेट जालोर का हो, तब तो आप भिन्न भिन्न चीजें सीख सकेंगे। तो आज घर पे जाते ये काम करना है। यदि आपके जिले का रूममेट है धकोदेन उसको अपने रखना नहीं, लात माने बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, और ढूंढना है भाई रे कोई झालावाड़ से इधर आ जाओ,
प्रतापगढ़ से हो, दूसरे किसी भरतपुर का, बाड़मेर का, अलग अलग जिलों के लोगों के साथ रहोगे, भाषाएं सीखोगे, उनकी संस्कृतियों के बारे में सीखोगे, अच्छे बुरे लोगों के बारे में सीखोगे। जो उल्टा है, हम यहाँ ढूंढते हैं, पाली वाला ढूंढता है, पाली का है क्या कोई, पाली का, तो फिर वो पाली चला जा, फिर यहाँ पे आया है कि उसी भाषा में बात करता रहता है तो ढंग से बोलना ही नहीं सीखता, सेम सेम बोलते रहते हो। वरना अगर दूसरे जिले वाला होता है तो पहली बात तो उसकी बोली सीखोगे, फिर उसकी बोली नहीं तो उसको मान लो आपस में बोली नहीं आ रही तो हिंदी बोलनी सीखोगे ढंग की, इंग्लिश बोलनी ढंग की सीखोगे, चार करोगे। वरना अपनी पंचायती अपने ही 5 नेताओं के नाम याद होंगे, वरना उसके एमएलए तो याद होंगे, उसके क्षेत्र में एमएलए कौन है, उनके क्षेत्र में फसलें कौन सी होती है, उनके त्योहार कौन से मनाते हैं। वरना नौरी पंचायती, तुम्हारे पंच कौन बना रहा, हमारे पंच ये बन गया। इसलिए आपके जिले का रूममेट आपके साथ, पक्की बात मान लोगी थी, ये कह रहे नहीं मानूंगा मत। 2 बात और लिख लो। हीरालाल जी ने गीत लिखा था, गीत लिख लो हीरालाल जी का, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। क्या नाम था बताओ देखे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। पूरा भारत तो अब नमो नमो करने लगा है, हीरालाल जी पहले ही करने लग गए थे। हीरालाल जी को पता चल गया था ये दिन नमो आएगा तो सही कांग्रेस को बर्बाद करेगा, तो ये खुद कांग्रेस ही थे, उसके बावजूद क्या किया करते थे, नमो नमो। एक हीरालाल जी ने भाई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा होती है, आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। अपना जीवन तो सामने पड़ा है, प्रत्यक्ष है अपना जीवन। ये सब लिखने का टाइम कब मिलता है, सारे तेरे तेरे निकम्मे थोड़ी होते हैं, बहुत सारे लोग काम भी करते हैं।